हाँ जी, नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों, आज आप लोग जिस मोड़ पर हैं जीवन के, वो ये मोड़ सभी के जीवन में आता है, तो कोई ज़्यादा चिंता घबराने की बात नहीं है। मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, लेकिन 44 इयर्स बैक, 44 साल पहले, हाँ, जब अपना कॉलेज कंप्लीट करके लाइफ में एंटर कर रहा था, तो उस समय डेफिनेटली मन में बड़े डाउट्स रहते हैं, शंकाएँ रहती हैं, चिंताएँ रहती हैं, वरीज़ रहती हैं, टेंशन रहता है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, किस तरह से होगा, बहुत सारे तो चिंताएँ रहती हैं। लेकिन जब मैंने ये जर्नी पूरा वर्किंग लाइफ़ का मेरा कंप्लीट किया, तो मुझे लगा कि ये वाक़ई इतना टेंशन वाला था नहीं, जितना उस समय मुझे टेंशन फ़ील हो रहा था। तो इसीलिए मैंने रियल लाइफ़ से कुछ मॉड्यूल्स बनाए हैं, जो आप लोगों से डिस्कस करूँगा, है ना? क्योंकि कोई भी काम करने के पहले कठिन लगता है और हो जाने के बाद आसान। तो अभी क्या है कि सब कुछ सस्पेंस है, तो इसलिए बड़ी अपने को चिंता होती है, लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है, जैसे अपन रात भर कार से जा रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, अंधेरी रात है, अपने को जाना 600-700 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है, मुंबई तक जा रहे हैं, लेकिन अपनी कार की हेडलाइट में 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर तक ही दिखता है। पर अपने को टेंशन नहीं होता कि जाना 700 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर से ज़्यादा हेडलाइट देख नहीं पा रही। तो क्योंकि जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे क्लियर होता जाएगा। तो अभी जो वरी है, जो चिंता है आपको, क्योंकि आप पूरे आने वाले 40-45 सालों का एक साथ देख रहे हैं, है ना? तो जो प्रॉब्लम अभी आई नहीं है, उनका सॉल्यूशन ढूँढना ज़रा मुश्किल है। लेकिन प्रॉब्लम जब आएगी, तब सॉल्यूशन उसके आस-पास ही होगा, है ना? अभी क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसी आएगी, कब आएगी, अपने को पता नहीं है, आएगी भी कि नहीं। कई बार तो क्या होता है, हम ऐसी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं और 99% प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है, और जो 1-2% आती है, उनके सॉल्यूशंस भी आस-पास ही होते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, वो प्रॉब्लम मतलब हमारी इनकॉम्पिटेंसी। जैसे 10 काम हम करते आ रहे हैं, वो काम दोबारा आते हैं तो प्रॉब्लम नहीं लगता, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है करने की। जो 11वां काम रहता है, नया काम रहता है, जिसका हमें क्लू नहीं मालूम, जिसका हमें तरीका नहीं मालूम, जिसका हमें समाधान नहीं मालूम, वो हमको प्रॉब्लम जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि हमें आंसर नहीं मालूम है। लेकिन एक बार जब हम उस काम को कर लेते हैं, तो वो भी हमारे कंफर्ट ज़ोन में आता है। तो पहले 10 काम जैसे कर रहे थे, उसी कॉन्फिडेंस से फिर हम ये 11वें काम को भी करने लगते हैं, क्योंकि एक बार बस कठिन लगता है और हो जाने के बाद फिर बड़ा आसान लगता है। तो मुझे भी ये लगा कि मैंने सब काम कर लिए, लेकिन थोड़ा-सा अगर मैं इस सोच के साथ जीता, तो मैं ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल होता, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको एन्जॉय करते हुए करता। तो मैं भी आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम जो आपको दिख रही है, वो सिर्फ़ इसलिए है कि अभी तक आपके सामने कभी वो काम आया नहीं। जब आएगा तो थोड़ा-सा स्ट्रगल होगा पहली बार में, और जब आप उसको एक बार कर लेंगे तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर 10 काम कर लेंगे तो 11वें के लिए आपको ईज़ी होएगा। तो जैसे-जैसे आपकी लाइफ़ बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, तो नए-नए काम को आप करते जाएँगे, तो आपका जो कम्फर्ट ज़ोन का दायरा है, वो थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। तो बड़े कॉन्फिडेंटली, कंपोज़र के साथ इनको अटेंड करें, और ये लाइफ़ स्किल्स आजकल पूरी दुनिया में इस सब्जेक्ट पे बात बहुत ज़्यादा चल रही है। ये लाइफ़ स्किल्स हमारी एक्चुअली पर्सनल स्किल्स हैं, जिनसे हम
टैकल करते हैं अपने काम को। तो इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस आता है कि अपने माइंड का कैसे यूज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आती है, और जैसा उद्दीपन सर ने बताया कम्युनिकेशन स्किल आती है, इंटरपर्सनल स्किल आती है, गोल सेटिंग कैसे करना, वर्क लाइफ को बैलेंस कैसे करना। तो कहते हैं ना, लाइफ इज 10% व्हाट यू मेक इट एंड 90% हाउ यू टेक इट। तो जैसे जैसे आप लाइफ को टैकल करते जाते हैं, आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ती जाती है। बाहर जो भी हो, जीत हो या हार हो, उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ता है, और वो इम्पैक्ट से हम इम्प्रूव होते हैं, बनते या बिगड़ते हैं। तो ये हमारे पर्सनल स्किल्स हैं। जैसे हम मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल के पहले देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है, ताकि इसका बेस्ट यूज कर सकें। तो लाइफ स्किल्स में पहले हम अपने आप को देखते हैं कि हमारे फीचर्स क्या हैं, हम कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं। इसमें ज्यादातर स्किल आपकी सॉफ्टवेयर ही है। ये पूरी बॉडी अगर हार्डवेयर है, ब्रेन भी एक हार्डवेयर है, लेकिन हमारी सोच जो है वो सॉफ्टवेयर है, और उसकी स्काई इज द लिमिट। उसका डेवलपमेंट आप इतना ज्यादा कर सकते हैं, और फिजिकली तो हमारी लिमिटेशंस हैं। तो आजकल जो 70% रिसर्चेज हो रही है, कुछ को अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। हार्वर्ड में सबसे बड़ी रिसर्च हुई कि फार्मूला फॉर हेल्दी, हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो ये पूरा इंटरपर्सनल स्किल्स पे इनका नतीजा है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने 10,000 पास आउट्स पे ये सर्वे किया, और उन्होंने देखा कि आपकी सक्सेस में आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है, आपका जो डोमेन एक्सपर्टीज है, आपने जो विषय पढ़ा है, उसका जो ज्ञान है, वो सक्सेस में कितना योगदान देता है। और ये जो लाइफ स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल, बात करने का तरीका, हमारी 99% प्रॉब्लम इसीलिए क्रिएट होती, कभी हम सामने वालों को समझ नहीं पाते, कभी हम समझा नहीं पाते। और एक बार हमें ये टेक्निक आ गई, जिसको हम आज डिस्कस भी करेंगे, तो हम समझ भी जाएंगे आसानी से और समझा भी सकेंगे आसानी से, तो काम बड़ा आसान हो जाता है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने इसको 87.5% दिया, कि इतना परसेंट रोल प्ले करता है लाइफ स्किल्स। मार्शमेलो टेस्ट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वो बच्चों पे लगाते हैं, 7-8 साल के बच्चों से, और उससे वो उसका टेम्परामेंट समझ लेते हैं, और उससे वो बताते हैं कि ये लाइफ में कितना आगे जाएगा, कैसे चीजों को समझेगा। तो 70% रिसर्चेज इसी पे हो रही है, 70% बुक्स इसी टॉपिक पे छप रही हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ भी करेंगे, सर्विस में जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे, सेल्स में होंगे, किसी में जाएंगे, ये स्किल्स आपकी पर्सनल स्किल्स से डे टू डे लाइफ में काम आएगी। और जैसे तेंदुलकर एक एक गेंद खेलता है ना, कोई भी बैट्समैन एक एक गेंद खेल के पूरी इनिंग जमाता है, आप भी एक एक दिन करके पूरी लाइफ जिएंगे। आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझ लें कि लाइफ इज नथिंग बट समेशन ऑफ टुडे। लाइफ इज टुडे प्लस टुडे प्लस टुडे प्लस टुडे। तो टुडे को आप कैसा टैकल करते हैं, ये डिसाइड करेगा आप लाइफ को कैसा टैकल करेंगे। तेंदुलकर जब आचरेकर के पास गया था, उस समय 12 साल की उम्र थी। आचरेकर ने उसको पसंद किया, जबरदस्त कोचिंग दिया, और आप जानते हैं ये महाशतक लगाया, 100 शतक लगाए उसने। तो लोगों ने जब आचरेकर से पूछा कि जब ये 12 साल का लड़का आया था, तब आपने इसमें देखा क्या, तो उन्होंने बताया कि मैंने इस लड़के का फोकस देखा, कि जब बॉलर गेंद लेके चलता था, तो इस लड़के के लिए सारी दुनिया रुक जाती थी, कोई मतलब नहीं दुनिया से, सीधी निगाह सिर्फ गेंद पे। और बॉल जैसे चलती थी, पूरी ट्रेजेक्टरी से उसकी गेंद चिपकी रहती थी, पूरा फॉलो करते थे ट्रेजेक्टरी, कहां से गेंद आई और कहां से गई, उसको वो फॉलो करता था। और जैसे गेंद उसकी रीच में आई, वो पूरी ताकत से प्रहार करता था। बोले इस बच्चे का पहला तो मैंने फोकस देखा, एक गेंद
कितने कंसंट्रेशन से वो खेलता है एक एक हर एक गेंद को। और दूसरा, पहले नहीं, गेंद को थोड़ा सा आगे मार दिया तो कैच उड़ जाता है। आप लोग सब क्रिकेट बहुत खेलते होंगे, जानते होंगे। जब रीच में आती है तो गिव योर 100%। आपको लाइफ में बेस्ट बनना नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है। बेस्ट बनने की तलाश में जाएंगे, थक जाएंगे, क्योंकि बेस्ट कोई होता नहीं है ना। एमपी में जो बेस्ट होगा उसका इंडिया में नंबर नहीं लगेगा, इंडिया में बेस्ट होगा वर्ल्ड में नंबर नहीं लगेगा, वर्ल्ड में नंबर भी लग गया 4 साल बाद पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो बेस्ट बनने का कभी ट्राई मत करना। आप में जो भी क्षमता है, जो भी कॉम्पिटेंस है, अपना बेस्ट आपको उस समय देना है बस। तो एक बॉल को जितनी शिद्दत के साथ, जितने फोकस के साथ बल्लेबाज खेलता है, वो बताएगा कि वो पूरी इनिंग को कितनी शिद्दत के साथ खेलेगा। और फिर एक इनिंग को जितने फोकस के साथ खेल रहा है, वो अपने कैरियर की सारी इनिंग को उतने ही फोकस के साथ खेलेगा। अब तेंदुलकर का जो भी कैरियर रहा हो, पर उसका कॉम्पिटेंस सिर्फ एक गेंद को 100% या 1000% फोकस के साथ खेलने का, बस वही एक आर्ट है। पूरा खेल ही यही है कि एक एक गेंद को कितने अटेंटिव होके आप खेलते हैं। किताब का एक पन्ना आप कितने कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, कितने एकाग्रचित होके पढ़ते हैं कि वो एक पन्ना पढ़ा तो पूरा पढ़ डाला। अगर सरसरी निगाह से देखा अपन ने, 10% एफर्ट लगाए तो उसमें 10 बातें लिखी होंगी, एक ही समझ में आएगी अपने को। तो एक पन्ने को हमने 10% लिया, तो पूरी किताब से हम 10% लेंगे, और हर किताब से हम 10% लेंगे, यानी हम लाइफ से सिर्फ 10% ले पाएंगे। ये मैं तो अपनी तरफ से सारी बातें बताऊंगा, मैं तो पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मेरा मिशन है। अब आप इसको कितना फोकस के साथ सुनते हैं, वो सबका अलग अलग है कॉम्पिटेंस। अगर मैंने 50 बातें करी तो किसी ने 5, किसी ने 15, किसी ने 25 पकड़ी हैं। तो कितने फोकस के साथ आप डेली लाइफ को जीते हैं, ये डिसाइड करेगा कि कितने फोकस के साथ आप लाइफ को जिएंगे। अगर एक दिन में आप थोड़ा कम अटेंटिव रहते हैं, 10-20% ही सीख पाते हैं, तो पूरी लाइफ में 10-20% ही ग्रैब कर पाएंगे। और अगर आपने इसको बढ़ा के डबल कर दिया, 50-60% पे ले आए, तो आप देखिए आपकी लाइफ डेली कितना आगे बढ़ेगी। जो कुछ आपके सामने घटित हो रहा है उससे आपको सीखना है, बस दैट्स इट। ये क्लासरूम की जो 4 दीवारी है ना, बस यही नहीं है लिमिटेड, होल वर्ल्ड इज क्लासरूम एंड एवरी डे वी आर लर्निंग। हम रोज सीखते हैं, पूरी दुनिया क्लासरूम है। और इसको अगर आप मान के चलेंगे तो आप डेली सीखेंगे और लगातार आगे बढ़ेंगे। तो जैसे एक एक गेंद खेलता है, ऐसे हम एक एक दिन, अब जैसे ये एक लेक्चर है, आपका ये फोकस करने की हमारी हैबिट रहती है, कितने अटेंटिव रहते हैं हम। तो एक लेक्चर में जितना अटेंटिव रहेंगे, दूसरों में भी उतना ही अटेंटिव रहेंगे। मैंने आपको बताया सारी बात अपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, ये सॉफ्टवेयर की बात चल रही है अपनी सोच की। तो जहां हमारी बॉडी है वहीं हमारा माइंड रहे, तो ये कहलाता है कंसंट्रेशन। आपने सुना होगा, सब बोलते हैं कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो, है ना। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि जहां आप हैं वहीं आपका माइंड रहना चाहिए। आंख नहीं देख रही, हमारा माइंड देख रहा है आंख के थ्रू। कान नहीं सुन रहे, हमारा माइंड सुन रहा है कान के थ्रू। तो कान से आवाज तो जा रही है, लेकिन हमारा माइंड कहीं ट्रेवल कर रहा है, टाइम और स्पेस में ट्रेवल करता है हमारा माइंड। या तो पास्ट में चला जाएगा, या फ्यूचर में चला जाएगा, या क्लासरूम में रहेगा, या मॉल में चला जाएगा, या सिनेमा हॉल में चला जाएगा।
तो हमारा माइंड जो टाइम और स्पेस में एफर्टलेसली ट्रेवल करता है, लॉटर करता है, भटकता रहता है, उसको बुलाना है बस वापस, जाएगा नहीं आपकी परमिशन से, पर आप उसको चाहे तो तुरंत बुला सकते हैं, है ना। तो इस सब्जेक्ट पे सारी रिसर्चेस चल रही हैं और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी सबसे पुराना इस पे जो ग्रंथ लिखा गया है गीता जी, आपने सुना होगा, 5,500 साल पहले वो भी इस विषय पर है। यानी ये विषय कितना प्राचीन है और कितना वृहद है और कितना प्रासंगिक है, आज भी यूज का है। तो इसको हम एक बार ठीक से समझ लेंगे तो आप अपनी डेली लाइफ में इंप्रूव कर पाएंगे। और जहां आपका बड़े चमत्कारिक रूप से आपका जो डेली रूटीन है उससे पता पड़ेगा कि आप कितने आगे जाने वाले हैं। तो पहला मॉड्यूल में लेता हूं लिसनिंग स्किल का, क्योंकि अब आपको लिसन ही करना है ना। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये आम पढ़ाई जैसा नहीं है कि आपने पढ़ा और एग्जाम में लिख दिया, नंबर मिल गए, पास हो गए, अब भूल भी जाओ डेफिनेशन चलता है। क्योंकि नंबर मिल गए, पास हो गए, फर्स्ट क्लास 70%, 75%, 80% बन गया, खुश हो गए, फिर भूल गए, ये लाइफ स्किल नहीं है। लाइफ स्किल में आपको क्या करना है, हियरिंग स्किल में आपको ये ध्यान रखना है कि पहली चीज माइंडफुल लिसनिंग, है ना। आज तक हमने कभी सोचा नहीं कि हियरिंग भी सीखना चाहिए क्या। हियरिंग तो बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन वो हियरिंग है। और माइंडफुल हियरिंग इज लिसनिंग, मतलब दिमाग से उसको सुनना, उसको समझना, उसको एनालाइज करना। यहाँ आपको कुछ याद नहीं करना है, दिमाग पे बिल्कुल बोझ मत डालना, बिल्कुल रिलैक्स रखना, है ना। आपको कुछ मेमोराइज नहीं करना है। पढ़ाई में होता है मेमोरी टेस्ट, कितना एग्जाम में लिख पाए उस हिसाब से नंबर आते हैं, लेकिन यहाँ आपको अंडरस्टैंड करना है, यहाँ आपको चीजों को समझना है और समझने के बाद उसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है। तो पहली चीज, खाली कान से आवाज जाएगी वो हियरिंग है, लेकिन आपका माइंड अटेंटिव रहेगा तो वो उस चीज को समझेगा। अब समझना क्या है, कॉन्सेप्ट। मेरे वर्ड्स भूल जाइए, मैं कौन से वर्ड यूज कर रहा हूं भूल जाइए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं ये ध्यान रखिए। आइडिया क्या है, थॉट क्या है, विचार क्या है, फिलोसॉफी क्या है, ये जो वर्ड्स है ना, ये तो एक तरीके से हमने कोड किया है। मेरे विचारों को मैंने शब्दों में ढाल के आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मेरे थॉट्स को आप तक पहुंचाने का और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि थॉट तो एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो मेरे थॉट आप तक पहुंचाने के लिए मेरे थॉट्स पहले मैं कन्वर्ट करता हूँ लैंग्वेज में, आपको ट्रांसमिट करता हूँ, आपको इसको डिकोड करना है। ये जो मैं कह रहा हूं इसके अंदर से थॉट निकालना है, सार निकालना है, कहा क्या जा रहा है, बात क्या है, विचार क्या है, आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप पकड़ने की कोशिश करना। ये लाइफ में अपने को आगे ले जाता है ना। तो क्या कहा गया है, शब्द पे ध्यान ना दे करके, कहते ना कि मेरी बातों को अक्सर लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि मैं एहसास कहता हूं और वो अल्फाज सुनते हैं। तो अल्फाज नहीं सुनिए, एहसास सुनिए कि क्या कहा जा रहा है। मैं आपको मेरी रियल लाइफ का एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले से चलेंगे जो मैंने बताया है, तो ये टेबल टर्नर है, लाइफ चेंजर है। कदम कदम पे कभी तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, कभी छोटे छोटे चेंज आ सकते हैं, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस में आना चाहिए। क्या कि चीजों को समझना, ध्यान से सुनना, काम की चीजों को पकड़ना। आप 100 चीजें सुनेंगे, उसमें से 10 पकड़ेंगे, उसमें से इंप्लीमेंट करना चालू कर देंगे। देखिए, जैसा सर ने बताया अभी, मैंने भी पहले जॉब किया,
करीब 10-12 साल जॉब किया, पैसे बचाए और उसके बाद एक फैक्ट्री डाली। तो फैक्ट्री डाली तो जितना 10-12 साल की बचत थी वो लग गई, लोन लग गया बैंक से लेके, अब जेब भी खाली, बैंक भी खाली। हम लोग बैटरी बनाते थे और जब मार्केटिंग करने गए तो बड़ी तकलीफ आई, क्योंकि हम ट्रेडिशनल वे में मार्केटिंग कर रहे थे जैसे दूसरे लोग करते हैं डीलर्स के थ्रू। तो करीब पूरा एमपी में हमने 500-600 डीलर को टच किया। अब पूरे 30 दिन मैं ट्रेवल करता था तो भी कम पड़ जाते थे, मैं सबको मिल नहीं पाता था। तो दौड़ भाग हाथ आती थी और नतीजा सिफर, क्योंकि 5 चक्कर लगाने के बाद वो 5 बैटरी का ऑर्डर देता था, फिर 10 चक्कर लगाने के बाद पेमेंट मिलता था, तो वो जितना प्रॉफिट होता था वो तो दौड़ भाग में ही निकल जाता था। प्लस उसी में एक आध उसने फेल कर दी बैटरी तो वो प्रॉफिट भी गया। तो 2 साल में बड़ी हालत खराब हो गई। तो अब इसी से घबराते ना लोग कि यार कहीं कुछ सिचुएशन वर्स्ट आ गई तब क्या करेंगे। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए कि टफ टाइम नेवर लॉस्ट लॉन्ग बट टफ पीपुल डू। वो टफ टाइम क्या होता है, मुसीबत में तो डालता है, लेकिन जब वो गुजर जाता है, सारा टाइम गुजर जाएगा, अच्छा टाइम भी गुजर जाएगा, टफ टाइम भी गुजर जाएगा, तो इंसान उसके बाद बड़ा टफ होके निकलता है। और उस समय क्या होता है कि सारी नेगेटिविटी, अंधेरा जैसे कहते हैं ना, चारों तरफ जब अंधेरा हो तो एक टॉर्च आपको घर पहुंचा देती है ना। सूरज का और टॉर्च का कोई मुकाबला नहीं है। दिन में रोशनी आप इजीली ट्रेवल कर लेते हैं, घर जाते हैं, लेकिन जब चारों तरफ अंधेरा है और एक टॉर्च आपके हाथ में है तो आप घर पहुंच जाएंगे रास्ता ढूंढते ढूंढते। तो क्या होता है कि वो आपको क्लू आ जाता है कि भी इंपॉर्टेंट है, खाली सूरज उगने का इंतजार नहीं, आप टॉर्च लेके चलें। तो जब क्या होता है, जब हम ऐसी परेशानी में आते हैं तो जो हमारे बेकार के सहारे रहते हैं वो तो दूर ही हो गए। कहते हैं ना, भरोसा जब दूसरे पे हो तो कमजोरी है और अपने आप पे हो तो ताकत है। एक दिन मुझे लगा कि नहीं यार, अब ये मेरे को पार ही पाना है, अब देयर इज नो अदर वे आउट। पहले तो दूसरों से उम्मीद करता था मैं, लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं यार, अब दूसरों से उम्मीद बेकार है, मुझे खुद ही करना है, तो इंसान में एक अलग कॉन्फिडेंस जगता है। और उसका दिमाग, आप लोग का भी होता होगा, जैसे नेक्स्ट डे एग्जाम है तो रात को दिमाग कितना तेजी से चलता है। जो चैप्टर 1-1.5 महीने पहले समझ में नहीं आ रहा था वो 15 मिनट में समझ में आ जाता है, क्योंकि आपके माइंड को मालूम है कि भैया ये नाउ और नेवर, कल तो एग्जाम ही है। तो वो क्या हो, 100% जब आप फोकस करते हैं तो थिंग्स गेट्स मटेरियलाइज, काम होने लगता है। तो मैं अब दिन रात उसी फिराक में था कि मेरे कैसे ऑर्डर बढ़ाए जाए, कैसे मेरी इनकम बढ़ाई जाए। तो अब क्या होता है कि अब दिमाग में फालतू के थॉट आते नहीं 2400 घंटे। तो जब आप एक ही थॉट के साथ अटेंटिव रहते हैं तो आपको चीजें दिखने लगती हैं। तो मैं ऐसे ही एक क्लास में गया। अब देखिए आप, एक आइडिया से लाइफ कैसे चेंज होती है ना। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ हाउ। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मेरे साथ गुजरा। तो मैं उसमें बैठा था, स्मॉल स्केल के सारे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए थे और वहां कोई स्पीकर आए, ईश्वर की कृपा थी, मुझे तो उनका नाम भी याद नहीं रहा बाद में, पर वो एक बात ऐसी कह गए, एक थॉट ऐसा मुझे दे गए कि लाइफ चेंज हो गई मेरी। उन्होंने बातों बातों में ये कहा कि इन इंडिया गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट बायर, सरकार सबसे बड़ा खरीदार है। तो अगर आपको आपकी यूनिट सक्सेसफुल करना है तो गवर्नमेंट को सप्लाई करना सीख लो। अब पूरे लेक्चर के दौरान उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं पता। मैं उनके आइडियाज, वो जो बोल रहे थे मैं उनको पकड़ रहा था, उसमें से ये आइडिया मुझे सबसे काम का लगा
तो आप भी अटेंटिव जब रहेंगे ना तो ही पकड़ पाएंगे। और अटेंटिव जब आप रहेंगे जब आपके दिमाग से सारी दूसरी फोकस, जैसे पिक्चर में होता है ना चारों तरफ डार्क और एक पर्दा में रोशनी रहती है, तो फोकस पूरा उस पर रहता है अपना। तो जब तक ये डार्क पीरियड नहीं आएगा हमारा फोकस ही नहीं हो पाता है। तो वो टफ टाइम ने क्या हुआ, मुझे फोकस करना सिखा दिया। तो अब जैसे उन्होंने कहा कि इन इंडिया गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट बायर, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार हम ये 5-5, 10-10 हजार के डीलर के पीछे चक्कर लगाते हैं, 10-10। मैंने कहा मैं 100 चक्कर एक किसी बड़े डिपार्टमेंट के लगा के 5-10 लाख का ऑर्डर सीधा ले ना, क्योंकि पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, प्रोडक्ट अच्छा है, डील कर सकता हूं, यहाँ इंटरपर्सनल स्किल्स काम आती है। तो मैंने कहा लेट मी गो फॉर ए बिगर प्रोजेक्ट। तो उसके बाद मैंने 3-4-5 दिन तक अपने आप को इस आइडिया के साथ रखा और मटेरियलाइज किया। ये देखिए, आपको थॉट्स बाहर से ही आएंगे, आपके अंदर कोई थॉट उगता नहीं है। जैसे मिट्टी में से कोई पेड़ नहीं निकलता, जब बीज डलता है तो पेड़ बनता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उनसे आपको थॉट्स मिलेंगे। 90% थॉट काम के नहीं है, पर वो होगा, है ना। 100 टन मिट्टी छानेंगे तो कुछ ग्राम सोना मिलता है। तो बाहर से आपको थॉट आएंगे, 90% थॉट काम के नहीं है, लेकिन आप जितने अटेंटिव है उतने थॉट्स पकड़ पाएंगे और उसमें से फिर उन काम के थॉट्स के साथ आप जिएंगे, उस पर थोड़ा सा होमवर्क करेंगे। उसके बाद जरूरी हुआ तो किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेंगे, फिर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। आपके पास जीरो नॉलेज है, एक थॉट आया, उस थॉट के साथ में आपने थोड़ा सा 10% आगे बढ़ गए कि हाँ यार ये मुझे इस डायरेक्शन में काम करना है। अमिताभ बच्चन को भी थॉट आया था, कलकत्ता में ग्लासगो कंपनी में सेल्समैन था जब वो, कि मुझे एक्टर बनना है। तो थॉट आता है तो बड़ा हल्का पतला लगता है, लेकिन जब वो मटेरियलाइज होता है तो बम ब्लास्ट जैसा बहुत बड़ा गेम हो जाता है। तो थॉट आपको आया, 10% काम हुआ। उसके बाद आप उस थॉट पे थोड़ा वर्क करिए, जितना आपके पास नॉलेज है, जितना सोच सकते हैं, थोड़ा सा उसको मथिए, कुछ फॉर्मूले को में कन्वर्ट कीजिए उसको, तो उसको 20% नॉलेज आपका हो जाएगा। फिर जरूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें, एक्सपर्ट से एडवाइस लें तो आपका 30%। देखो हम लोग क्या है, इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझ लेते हैं, इंफॉर्मेशन इज 10% ओनली। जैसे रॉ मटेरियल होता है ना किचन में, दाल चावल सब्जी रोटी खा नहीं सकते आप, इनको रेसिपी बनाना पड़ेगा। तो इंफॉर्मेशन कितनी भी सारी हो, लेकिन ये नॉलेज नहीं है। इसको जब आप फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो ये नॉलेज बनता है। फिर आपको थोड़ी स्किल सीखनी पड़ती है उसको इम्प्लीमेंट करने की। फिर किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके आप थोड़ा क्लैरिटी लाते हैं माइंड में। उसके बाद आप छोटा सा यही प्रोसेस है, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। उसके बाद आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। तो फेल जब होते हैं तो आप उससे कुछ सीखते हैं। देखिए हम अपने जीवन में अपने ही अनुभव से सीखते हैं, क्योंकि अपना अनुभव हमें चुभता है, हमें तकलीफ देता है, तो हम उसको एनालाइज करते हैं, हम चिंतन करते हैं, मंथन करते, बार बार सोचते और उसका निचोड़ निकालते हैं। जबकि वही चीज अगर दूसरे पे घटे ना तो हमको अपील नहीं करता, हम ज्यादा उस पर एनालाइज नहीं करते, उस पर ज्यादा वर्क नहीं करते हम। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपीरियंस आपको होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट आप करते हैं। तो एक्सपीरियंस तो जब हो तब हो, एक्सपेरिमेंट तो आप जब चाहे तब कर सकते हैं। तो छोटा एक्सपेरिमेंट करें, उससे जीत हार भी मिलेगी तो आप उससे कुछ सीखेंगे, अगली बार करेंगे, है ना। अब मैंने जब थॉट किया कि भाई मुझे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना है, तो मैंने ईयर मार्क किया कौन कौन से डिपार्टमेंट में जाऊंगा। पहले सारी लिस्ट बनाई, तो पीडब्ल्यूडी, पीएचई, इरिगेशन, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मिलिट्री, है ना, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह बहुत सप्लाई किया मैंने, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो यहाँ जाके मैंने शुरू किया, है ना। तो कहते हैं ना मंजिल हमें मिल जाएगी भटक कर ही सही,
गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो हम जब तक प्रॉब्लम से डरते रहते हैं तो डर बढ़ता रहता है। जैसे जैसे हम काम करने लगते हैं तो हम सीखने लगते हैं तो डर अपने आप कम होने लगता है। तो जैसे ही मैं कुछ डिपार्टमेंट गया, मुझे भले ही ऑर्डर नहीं मिला, पर मुझे कुछ सीख मिल गई कि यार मेरा इंट्रोडक्टरी लेटर ठीक नहीं था, मेरे पास टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं थे, मेरे पास कोई पुराने ऑर्डर्स की कॉपी नहीं थी, या मैंने उसको गलत टाइम पे अप्रोच कर लिया, या मैंने ऑफिसर से बात करते वक्त गलत तक वर्ड यूज कर लिए, उसको बुरा लग गया। ये अपन कम्युनिकेशन स्किल में आप सीखेंगे। तो शुरू के 5-10 बार तो मैं सीखा, ऑर्डर नहीं मिले, पर इसको ये नहीं कहते कि आप फेल हुए, पर क्योंकि आप सीखे हैं तो प्रोग्रेस आपके अंदर हो रही है ना। किसी पत्थर को अपन चोट मारेंगे और 51 चोट के बाद वो टूटा तो पहले की 50 बेकार नहीं गई। जो 50 चोट पड़ी तभी 51वीं चोट में वो टूटा। ये 50 भी जरूरी थी। ये नहीं समझना कि आप 50 चोट मारी कुछ नहीं हुआ। पानी को जब भाप बनाते हैं तो 100 डिग्री तक तो हीट करते रहते हैं, कुछ नहीं होता उसमें। पर टेम्परेचर बढ़ता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो भाप बनने की ओर चल पड़ा है पानी, पर दिख नहीं रहा है अपने को, ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो रहा। इवन 95, 96 पे भी एक आध बुलबुला छोटा सा दिखेगा, पर पानी इंस्टेंट स्टिल लगेगा यार कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, इतनी देर से हीट कर रहे हैं। और जैसे ही 99 आया और 100 टच किया, बॉइलिंग चालू और स्टीमिंग शुरू। तो ये शुरू के जो है, इसलिए मैंने कहा मंजिल हमें मिल जाएगी भटक कर इसे गुमराह। तो जिसने ट्राई नहीं किया वो तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। जिसने ट्राई किया वो तो थोड़ा सा पिट पिट के, हार के, जीत के, सीख के, समझ के आगे बढ़ ही जाएगा। तो मुझे 2, 4, 6 महीने के अंदर फिर ऑर्डर मिलने लगे। तो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, धीरे धीरे मेरी रीच बढ़ती गई। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, ये खाली थ्योरी नहीं है कि हेडलाइट में इतना दिख रहा है, आगे बढ़ो तो और दिखेगा, और आगे बढ़ो तो और दिखेगा। आप पूरी रात में 600 किलोमीटर चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ भी एक क्या हो रहा है, हर एपिसोड के साथ में सीख रहा हूँ। एक ऑर्डर भी मिल गया, प्रॉफिट हुआ मान लो 10,000 रुपए का, लेकिन हमने लर्निंग बहुत ज्यादा निकाल ली, तो आगे हम बड़े ऑर्डर के लिए नेगोशिएट कर गए। तो धीरे धीरे 2, 3, 4 साल में ये पोजीशन आ गई कि मैं करीब करीब 1.5 करोड़ के ऑर्डर हर साल उठाने लगा। अब मैं बैंक की किस्तें भी पटा रहा हूँ, घर भी बना लिया जिसमें मैं बैठा हूँ अभी, कार भी खरीद ली, लाइफ के सारे एंजॉय मिलने लगे। तो अब ये बन गया मेरा कंफर्ट जोन। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7-8 लाख, 10 लाख के ऑर्डर क्रैक करना, ये मेरा कॉम्पिटेंसी में आ गया। और ऐसे बहुत सारे ऑर्डर मिला के 1.5 करोड़ हो जाता था, जो कि मेरी यूनिट को वायबल बनाने के लिए काफी था। तो लेकिन क्या हो रहा है कि नाउ यू हैव टू रेज द बार, है ना। अगर आप जो करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे तो जो आपको मिलता आ रहा है वही मिलता रहेगा। तो अब ये नया कंफर्ट जोन बन गया मेरा। सर्विस में कंफर्ट जोन था और वही सैलरी मिलती थी, अब ये कंफर्ट जोन मेरा बड़ा हो गया। तो मैंने क्या सोचा, एक दिन मेरे को दिमाग में आया कि यार मैं एक ऑर्डर लेता हूँ 1-1.5 करोड़ का, अब उस तरफ फोकस करता हूं मैं कि ये 5-10 लाख के ऑर्डर लेता हूँ, 2-4 लाख, 8 लाख, 5 लाख के ऑर्डर लेता हूँ, 20-25, उसके बजाय एक ऑर्डर लूंगा 1.5 करोड़ का। उस पे मैंने वर्क किया, मुझे 4-5 साल उस पे वर्क करना पड़ा। 2-3 स्टेट में गया, फिर गुजरात स्टेट का मुझे ऑर्डर मिला 6 साल की मेहनत के बाद, 1 करोड़ का ऑर्डर, है ना। तो अब क्या हुआ कि अब मेरा कंफर्ट जोन बढ़ गया। फिर अब आपको लगेगा कि यार 6 साल की मेहनत के बाद एक ऑर्डर लिया, क्या फायदा हुआ? लेकिन फायदा ये हुआ कि मेरी कॉम्पिटेंसी बढ़ गई। अब मैं, क्योंकि 5 लाख के ऑर्डर लेने के लिए अलग टाइप के गट्स चाहिए और 1 करोड़ का ऑर्डर लेने के लिए अलग अलग टाइप के गट्स चाहिए, मेरे गट्स इंप्रूव हो गए। तो एक तो मैंने उसी डिपार्टमेंट से फिर 20 साल तक ऑर्डर लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि पहली बार जब काम करते हैं तो कठिन लगता है, लेकिन हो जाने के बाद आसान। ये खाली थ्योरी नहीं है, ये बिल्कुल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। तो पहली बार जितनी मेहनत लगी
दूसरी बार और कम, तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम। धीरे धीरे पोजीशन ये आ गई कि कहाँ मैं साल में 12 बार जाता था, फिर 8-10 बार जाने लगा, फिर 5-6 बार जाने लगा, फिर पोजीशन ये आ गई कि साल में 1-2 बार दीपावली वगैरह पे गए, न्यू ईयर पे गए, या किसी का कोई बड़ा फंक्शन है, किसी टॉप ऑफिसर्स के यहाँ कोई मैरिज वगैरह है, ये तो चले गए। बाकी सब फोन पे काम होते थे। तो कोई भी काम करने के पहले कठिन होता है और हो जाने के बाद आसान, लेकिन वो पहली बार तो करना ही पड़ेगा, है ना। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, है ना। तो अब जब मैंने देखा, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाके मैं आपको एक वो फॉर्मूला भी शेयर कर देता हूँ, जो कि मैंने बड़ा पिट पिट के निकाला था। अब मैं पहले जाता था किसी डिपार्टमेंट में, अननोन जगह गया, अहमदाबाद गया, जयपुर गया, नागपुर गया, कहीं एनटीपीसी में गया, डब्ल्यूसीएल में गया, या गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट में गया। अब लोगों से जाके डिपार्टमेंट के क्लूज निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्यों बताएगा कोई आपको, और कितना बताएगा आपको, और उसके हर चीज के पैसे लेगा वो। तो मैंने क्या करा, आपको ये लाइफ से ही सीखेंगे और लाइफ में ही अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करता था, मैंने एक फॉर्मूला निकाला कि जब भी मैं किसी डिपार्टमेंट में जाऊंगा, तो मैं जाके देखता था कि पिछले 2-3-4 महीने में कौन कौन ऑफिसर रिटायर हुआ है, किस कैलिबर का था, उसके बारे में ऑफिस में पता कर लेता था। कौन समझदार है, कौन काबिल है, किसके रिलेशंस अच्छे हैं, कौन हमारा एक फ्रेंड बन सकता है, कौन हमें गाइड कर सकता है, कोई ऑलरेडी किसी सप्लायर के साथ अटैच होता भी है। तो मैं फिर 5-6 ऑफिसर्स चूज करता था, उनसे जाके मैं मिलता था, और बस। अब वो तो रिटायर्ड पर्सन है, उसको नॉलेज पूरा है, 35-40 साल उसने डिपार्टमेंट देखा है। यही आपके इंटरपर्सनल स्किल्स काम आते हैं, आप कितने अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं। ये अमेरिका की जो रिसर्च की मैं आप बात कर रहा हूं, उसका लुब्बे लुबाब ही यही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी रिसर्च हुई, जो कि 60-70 साल चली। उनका ऑब्जेक्टिव था कि फॉर्मूला सीक्रेट फॉर हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ, वो फॉर्मूला निकालना। उन्होंने 850 लोगों को चुना, उसमें 300-350 लोग थे यूनिवर्सिटी के, हार्वर्ड हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, और करीब 500 लोग थे बोस्टन शहर के। 850 लोगों को उन्होंने एनरोल किया, उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया कि हम आपको पूरी लाइफ ट्रैक करेंगे, एक बड़ा फॉर्मूला निकाल रहे हैं। और फिर करीब 60 साल तक उन्होंने, ये अर्ली 40s में रिसर्च चालू हुई थी, और 2015 में उनके जो प्रोफेसर, जो तीसरे डायरेक्टर थे, टीम तो चेंज होती रही, कोई रिटायर हो गया, किसी ने जॉब छोड़ दिया, किसी की डेथ हो गई, कोई डिसइंटरेस्टेड हो गया, थक गया। कौन 60 साल तक रिसर्च कर सकेगा, उसकी भी एज बढ़ती है। और इधर जो 850 लोग थे, इसमें से भी किसी की डेथ हो गई, किसी को जेल हो गई, कोई पॉलिटिशियन बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई ब्यूरोक्रेट बन गया। तो अब पूरा कंटिन्यूअस उनको, अच्छा, फॉलो करना, खाली क्वेश्चनियर नहीं, उनसे जाके मिलना, उनके फैमिली मेंबर से मिलना, उनके फ्रेंड से मिलना, उनके कोलीग से मिलना, उनके डॉक्टर से मिलना, उनका हेल्थ पे नजर रखना, उनका डेली रूटीन समझना, कौन खुश है, कौन एंजॉय कर रहा लाइफ को, कौन सक्सेसफुल है। और उन्होंने जो नतीजा निकाला, क्योंकि वो एक फॉर्मूला तलाश रहे थे, वो फॉर्मूला निकला कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों से हेल्दी रिलेशंस मेंटेन कर सकता है, वो खुद भी हेल्दी रहता है,
हैप्पी भी रहता है और सक्सेसफुल भी होता है। ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का 60-65 साल चले सर्वे का नतीजा बता रहा हूं मैं आपको। और उसमें से कुछ लोग तो 90s के बाद भी रहे, उनको स्टडी करते रहे वो। कुछ लोग पहले ही बेचारे स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उन्होंने पूरा फोकस किया। तो फिर बात आके इंटरपर्सनल रिलेशंस पे आती है। तो आप कितना जानते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनों को जानते हैं। हाउ मेनी पीपुल यू नो, कितने लोगों से आपके कॉन्टैक्ट हैं और किस लेवल के कॉन्टैक्ट हैं। क्योंकि आपको आइडिया आपके कॉन्टैक्ट से आएगा, उसको आप डेवलप कर पाएंगे। अगेन जो आपके संगी साथी हैं, कहते हैं ना कि आप मुझे बताइए आपके संगी साथी कौन है और मैं बता दूंगा कि आप कौन हैं। तो आप आइडिया को डेवलप, फिर काम कराने के लिए अगेन आपको अपने सर्कल की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब आपका कोई, हम मेरे होते थे फ्रेंड्स, कोई एक्साइज में है, कोई सेल्स टैक्स में, कोई इनकम टैक्स में, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा एक बहुत ही बढ़िया एसोसिएट डिपार्टमेंट में है, नॉलेजेबल भी है, कैपेबल भी है, मेरी उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मेरे को सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास मिल जाएंगी। सप्लाई में भी ये होता था, मैंने आपको बताया कि जो रिटायर्ड पर्सन में से 1 या 2 से मेरी लाइजनिंग रहती थी। डिपार्टमेंट में जरा सा कोई चेंज आएगा, मेरे पास पहले खबर आ जाएगी कि ये होने वाला है या ये हो गया है, अपने आप फॉर्मूले को रिवाइज कर लो। तो इतनी बड़ी रिसर्च का जो एसेंस निकला वो आया अगेन इंटरपर्सनल रिलेशंस। आप लोगों को कैसे समझ पाते हैं, कैसे डील करते हैं, अपनी बात कैसे कहते हैं, सामने वाले को कैसे सुनते हैं, है ना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने बताया कि 87.5% आपकी ये स्किल्स हैं जो आपको सक्सेस दिलाती हैं। जो पढ़ा है वो तो आपने एक बार पढ़ लिया, टेक्नोलॉजी तो एक बार क्लियर हो गई। अमेरिका में 60s में उन्होंने फाइंड आउट किया कि हमारे यहाँ के इंजीनियर्स जो है वो 40 साल की एज में आके फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। तो उन्होंने पूरा सर्वे किया, नतीजा ये सामने आया कि टेक्निकली दे वर वेरी साउंड, अपने सब्जेक्ट के मास्टर थे, पर इंटरपर्सनल स्किल्स, एचआर स्किल, ह्यूमन रिसोर्स में उनको पढ़ाया नहीं गया था। तो जैसे जैसे जब तक वो खुद काम कर रहे हैं तब तक तो अच्छा है, लेकिन जब उनको लोगों से काम लेना पड़ रहा है अब वो फ्लॉप हो रहे हैं। जब वो मैनेजर बन गए तो सबऑर्डिनेट को ना ठीक से समझा पा रहे हैं, ना सबऑर्डिनेट से ठीक से काम ले पा रहे हैं, ना कभी क्लाइंट से कुछ डिस्कशन कर पा रहे हैं। वो हाईली एक्सपर्ट पर्संस एचआर स्किल्स में कम थे। तो उन्होंने फिर स्पेशल कोर्सेज डिजाइन किए फॉर इंजीनियर्स ऑफ द एज ऑफ 35, 40, 45, है ना, 30 से लेके 45 की एज के इंजीनियर्स को एचआर स्किल्स सिखाया। आप जब कहीं जॉब में भी जाएंगे तो आपकी टेक्निकल स्किल्स तो काम आएगी आएगी, एचआर स्किल्स भी काम आएगी कि आप अपने बॉस से कैसे डील करते हैं, आप अपने कोलीग से कैसे डील करते हैं, आप अपने क्लाइंट से कैसे डील करते हैं, है ना। उसके बाद जैसे ही आपका प्रमोशन होगा तो एक मैनेजरियल लेवल है, मैनेजरियल लेवल में टेक्निकल स्किल तो आपके सबऑर्डिनेट के पास काफी है, आप उनसे क्वेश्चन आंसर करके डिस्कस करके, तो टेक्निकल स्किल तो आपको चाहिए लेकिन कम। अब एचआर स्किल चाहिए कि आप अपने सबऑर्डिनेट में आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा के उनसे काम ले सकें। तो सुपरवाइजर को भी एचआर स्किल्स चाहिए, मैनेजर को भी एचआर स्किल्स चाहिए। लेकिन जब वो और प्रमोट होता है, डायरेक्टर बनता है, अब उसको टेक्निकल स्किल की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी भी सुपरवाइजर को बुला के पूछ सकता है सवाल कि यार ऐसा है, ये हुआ तो क्यों हुआ, अब क्या करना चाहिए। लेकिन उसको चाहिए अब विजन कि हमारा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, सोसाइटी की डिमांड किस डायरेक्शन में जा रही है,
कब हमको हमारे बिजनेस को टर्न देना है। तो अब उसको टेक्निकल स्किल कम चाहिए, विजन ज्यादा चाहिए, लेकिन एचआर स्किल उसको फिर भी चाहिए, क्योंकि वो भी अपने लेवल पे लोगों के कांटेक्ट में है। तो सुपरवाइजर को टेक्निकल स्किल प्लस एचआर स्किल, मैनेजर को मैनेजरियल स्किल प्लस एचआर स्किल, और डायरेक्टर को विजन प्लस एचआर स्किल, यानी एचआर स्किल से आप कहीं नहीं बच रहे। मार्शमेलो टेस्ट एक लगाते हैं यूएस में, ये 1967 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल ने पहली बार लगाया। उन्होंने 250 बच्चों को एक हॉल में बिठाया, 6 साल के करीब के बच्चे, है ना, 5-6 साल 7 साल के बीच के बच्चे, कि थोड़े सेंस भी है उनमें, एकदम इनोसेंट नहीं है, थोड़ा समझदारी है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी कैलकुलेटिव माइंड नहीं हुआ है। तो 6 साल के ऑलमोस्ट उन्होंने 250 बच्चों को एक हॉल में बिठाया और उनको एक मिठाई दी। जैसे मार्शमेलो होता है ना, अपने आप मिठाई होती है, वहां मिठाई होती नहीं, चॉकलेट थोड़ा सा मीठी रहती है वो, उसमें कुकीज वगैरह सारे जो बच्चे की पसंद का हो। तो उसको एक पीस दिया, उसको बोला ये तुम्हारा है, इसको खा सकते हो, लेकिन अगर इसको आधे घंटे तक आपने नहीं खाया तो आधे घंटे बाद हम फिर आएंगे, और जिसने ये मार्शमेलो या कुकीज नहीं खाया है उस बच्चे को हम एक और देंगे बोनस। तो अब उसको दो मार्शमेलो मिलेगी। ठीक है, रिसर्चर्स ने चले गए बाहर बच्चों को छोड़ के अपनी अपनी मिठाई के साथ, लेकिन कैमरे से मॉनिटर करते रहे कि ये बच्चे कौन क्या कर रहे हैं। सर वो पहला वाला स्लाइड चाहे तो आप दिखा सकते हैं उद्दीपन सर, उसमें ये मार्शमेलो टेस्ट के मैंने रिजल्ट दिए हैं। इसके बाद वाला स्लाइड सर इसमें है, देखिए मार्शमेलो टेस्ट है। अच्छा डिस्प्ले नहीं हो रही, एक डिस्प्ले नहीं हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं। ये भी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाता है। सो नाउ इट इज विजिबल। यस, है ना। हाँ, अब आप देखिए कि ये जो 8-10% बच्चे हैं जो कि ईमानदारी से वेट कर रहे थे कि यार हम तो आधे घंटे बाद खाएंगे, लेकिन 2 खाएंगे, इनमें कमिटमेंट ज्यादा है, सेल्फ कंट्रोल ज्यादा है, इनकी क्लैरिटी इनमें ज्यादा है। इन्हें फौरन डिसाइड कर लिया कि भैया अभी इसको अलग रख दो, अपने खेलो खाओ पढ़ो जो भी करना है करो, लेकिन ये चॉकलेट को अलग रख दो, इसकी तरफ देखो भी मत, क्योंकि आधे घंटे बाद एक और मिल जाएगी तो फिर 2 खाएंगे इकट्ठी। तो ये 8-10% बच्चे वो बच्चे थे। फिर उन्होंने इनको मॉनिटर किया लाइफ में आगे, तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट को फोकस किया और बड़े काम किए, है ना। और करीब 50-60 बच्चे ऑन एन एवरेज कि 5-10 मिनट वेट किया, फिर थोड़ा सा काट लिया, एक पीस काट लिया, ये कर लिया। तो ये मिडिल वे में है, ये थोड़े से इधर और थोड़े से उधर दोनों तरफ हैं। और 30-40% बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने तुरंत 5 मिनट में खा लिया। तो ये है एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी के बच्चे। हालांकि ये भी कोई गलत नहीं है, ये मार्केटिंग में सक्सेस होते हैं, ये लाइफ को एंजॉय भी ज्यादा करते हैं। और वो जो 8-10% है एक कैटेगरी के, वो थिंकर कैटेगरी के हैं, वो एक्सपर्ट हैं,
और ये एग्जीक्यूटर्स हैं, है ना। ठीक है सर, हटा दीजिए आप इसको। तो ये एग्जीक्यूटर्स हैं और जो कि जिन्होंने तुरंत खा लिया, तो ये लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं और काम को एग्जीक्यूट करते हैं। और जो इंट्रोवर्ड है वो किसी भी सब्जेक्ट के डीप में जाके, गहराई में जाके उसको समझ सकते हैं। तो आपने को ऐसा लगता है कि जो इंट्रोवर्ड है वो लगता है कि गलत है, नहीं, इंटरपर्सनल स्किल्स तो अपनी जगह है, लेकिन आपको किसी भी थॉट की गहराई में जाके उसको समझना, वो आर्ट के लिए आपको फिर अकेले बैठ के थिंकिंग करना आना चाहिए। तो कोई भी लाइफ में पूरा इंट्रोवर्ट और पूरा एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, कभी इधर कभी उधर। तो जब आपको कोई थॉट की गहराई में जाना है तो लोगों से कट करके फॉर द टाइम बीइंग उसके थॉट की जब अपन गहराई में जाके उस फॉर्मूले को अपन पकड़ते हैं तो हम उसकी डेप्थ में जा पाते हैं और अगेन फिर वी विल बिकम एक्सट्रोवर्ट और उस काम को फैला सकते हैं। तो गहराई में जाना में हमारी हमारी इंट्रोवर्ट टेंडेंसी काम आती है और उस चीज को फिर फैलाना उसमें हमारी एक्सट्रोवर्ट। तो हम पहले अपने आप को, ये एक जापानीज टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं डिस्क टेक्निक, DISC, डिस्क टेक्निक। तो डिस्क में क्या होता है कि जैसे हम, एक तो दो कैटेगरी हो गई, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, और ऐसी दो कैटेगरी होती है। कुछ लोग रहते हैं टास्क ओरिएंटेड, काम पे फोकस रहता है। कुछ लोग रहते हैं पीपुल ओरिएंटेड, इनका इंसान से रिलेशन की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है ना। तो जो एक्सट्रोवर्ट है वो टास्क ओरिएंटेड है, एक्सट्रोवर्ट टास्क, काम को फोकस करता है। दे आर डोमिनेटिंग पीपल, दे बिकम गुड मैनेजर्स। एक्सट्रोवर्ट प्लस टास्क ओरिएंटेड, गुड मैनेजर्स। अच्छा, दूसरे, ये तो हो गया डोमिनेटिंग पीपल, डिस्क का D। आई मतलब इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग पीपल जो होते हैं दे आर अगेन एक्सट्रोवर्ट बट पीपल ओरिएंटेड, वो पर्सनल रिलेशंस को ज्यादा महत्व देते हैं। दे बिकम गुड लीडर्स, गुड एंटरप्रेन्योर्स। मैंने आपको कहा था आप कितना जानते हैं तो उससे ज्यादा जरूरी आप कितनों को जानते हैं। तो ये इंस्पायरिंग, DISC, आई मतलब इंस्पायरिंग, तो ये एक्सट्रोवर्ट है प्लस पीपल ओरिएंटेड है। उसके बाद में सपोर्टिव, सपोर्टिव में इंट्रोवर्ट लेकिन पीपल ओरिएंटेड, तो वो किसी को सपोर्ट करेंगे। खुद इंट्रोवर्ट है, अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहा, तो वो सपोर्टिव। दे आर गुड असिस्टेंट्स, दे आर वेरी गुड एज नंबर 2, दे आर वेरी गुड ब्यूरोक्रेट्स आल्सो, है ना। और लास्ट वाला जो है C फॉर कॉशियस, कॉशियस में इंट्रोवर्ट है प्लस टास्क ओरिएंटेड है, तो दे आर वेरी गुड एज सबऑर्डिनेट। उनको जो काम दिया गया वो अपना काम पूरा अंदाज से कर सकते हैं। तो आप कभी अपने आप को बैठ के एनालाइज करें कि मैं इंट्रोवर्ट हूं कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, कितना इंट्रोवर्ट हूं कितना एक्सट्रोवर्ट हूं। कोई भी आदमी 100% इंट्रोवर्ट नहीं होता, वो जब खुलता है तो इतना खुलता है कि जिसकी हद नहीं, है ना। कहते ना वो भीड़ में नहीं खुलता, तन्हाई में खुलता है। ये समंदर इतना गहरा है कि गहराई में खुलता है। तो इंट्रोवर्ट इंसान भी कभी एक्सट्रोवर्ट हो जाता है और एक्सट्रोवर्ट भी कभी डिप्रेशन में जाके इंट्रोवर्ट हो जाता है। तो आप अपनी टेंडेंसी पहचाने, आप अपनी कॉम्पिटेंस पहचाने, उसके हिसाब से अपने को आइडेंटिफाई करें या मॉडिफाई करें कि भैया मुझे अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो मुझे यहाँ ये वाले गट्स चाहिए। और कैरियर ऑप्शन में भी 4 तरीके के जॉब होते हैं। आप ये भी एक फॉर्मूला अच्छी तरीके समझ लीजिएगा, ये भी एक जापानीज टेक्नोलॉजी इकिगाई, कभी आप सर्च मारेंगे तो आ जाएगा उसमें, है ना।
तो उसमें जॉब भी 4 तरीके के होते हैं। पहला ए कैटेगरी, ए कैटेगरी में वो है जो मेरा पैशन है, जो काम मैं करना चाहता हूं, वो है ए कैटेगरी, वो कहलाता है पैशन। और बी कैटेगरी के काम वो हैं कि जिसमें मेरा नेचुरल टैलेंट है। अब ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। नेचुरल टैलेंट है। अब तेंदुलकर का पैशन है क्रिकेट खेलना, है ना, पर अगर उसको बास्केटबॉल का मन करेगा तो उसकी फिजिक सपोर्ट नहीं कर रही। तो एक हमारा इनबॉर्न टैलेंट होता है, वो अलग होता है। एक हमारे काम ये करने की इच्छा है हमारी, तो इच्छा बात अलग है, लेकिन हमारा नेचुरल टैलेंट बात अलग है। अब इनको आप कैसे पहचानेंगे? तो जो काम करने की हमारी इच्छा है, जो काम हमें अच्छा लगता है, वो जब हम करते हैं तो हमें थकान नहीं होती। वी डोंट गेट टायर्ड। एक पेंटर पेंटिंग बनाता है ना, तो वो 12 घंटे तक भी बनाएगा तो भी थकता नहीं है, क्योंकि मैंने बनाई है इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वो शाम को 6-7 बजे शुरू करेगा, सुबह 5-6 बजे उसकी पेंटिंग कंप्लीट होगी। बट ही और शी इज नॉट टायर्ड नाउ, वो थका नहीं है, वो एनर्जेटिक है। अभी वो सोएगा भी नहीं, वो जाके कॉफी बनाएगा, चाय बनाएगा, पिएगा, पेंटिंग को निहारेगा, 2-4 ब्रश मारेगा, फिर साइन करेगा और टाइम डाल देगा, क्योंकि वो उसका पैशन है। तो आपका पैशन मतलब वो काम जिसको करते वक्त आप थकते नहीं। और बी, बी मतलब वो काम कि जो आपसे एफर्टलेसली होते हैं, उसको आपको करना नहीं पड़ता, वो आपसे होता है, वो बी कैटेगरी। मतलब उस काम को जब आप करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार आई एम ऑलरेडी स्किल्ड। जब आप उसको करने जाएंगे तो आपसे अच्छे से होगा, दूसरे लोग बता सकते हैं अच्छा, उस काम में आप क्वालिटी ला सकते हो, क्योंकि आपका नेचुरल टैलेंट सपोर्ट कर रहा है। अब उसेन बोल्ट की रनिंग की फिजिक थी, उसने भी पहले ट्राई किया फुटबॉलर बनने का, नहीं बन पाया। फिर उसने ट्राई किया क्रिकेटर बनने का, नहीं बन पाया। इसी बीच वो एक रेस जीत गया स्कूल में, स्प्रिंट 100 मीटर की। तब उसके घर वालों को लगा कि यार ये अच्छा स्प्रिंटर बन सकता है, थोड़ा सा एनकरेज किया, फिर अच्छा कोचिंग मिला और ही क्रिएटेड हिस्ट्री। 3 ओलंपिक में 3 इवेंट में खेलता था वो, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले। 100 मीटर 10 सेकंड से कम, 200 मीटर 20 सेकंड से कम, और रिले में भी 4 लोग दौड़ते थे, तो ये तो 10 सेकंड ही दौड़ता था। तो एक ओलंपिक में 40 सेकंड दौड़ता था बस। तो वो बीजिंग में दौड़ा, लंदन में दौड़ा और ब्राजील में दौड़ा। 3 इवेंट में कुल मिला के 2 मिनट दौड़ा वो, 9 गोल्ड मेडल जीते, 600 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, 40 एकड़ में उसका मेंशन मकान बना, और बड़े सक्सेसफुल लोगों में उसका। तो हम एक्चुअली उसेन बोल्ट नहीं बन सकते, पर उसेन बोल्ट के जीवन से कुछ अच्छी चीजें सीख तो सकते हैं। वो ये सीख सकते हैं कि रोज रोज हम जीत नहीं सकते, क्योंकि वो लाइफ में ओलंपिक में दौड़ा कितनी देर, 2 मिनट, 10 मिनट में एक रेस पूरी, 10 सेकंड में। तो 40 सेकंड 40 सेकंड 40 सेकंड 120 सेकंड वो दौड़ा, मतलब 2 मिनट दौड़ा। तो रोज रोज हम जीत नहीं सकते, पर वो खाली 2 मिनट नहीं है, वो 20 साल तक उसने जो प्रैक्टिस करी ना, 15-20 साल तक या 10 साल तक 10 घंटे डेली जो प्रैक्टिस करी। तो हम क्या करते हैं कि हम भी जीत जीत, विक्ट्री, विन, सक्सेस
पागल हो जा रहे हैं। नहीं, सक्सेस तो आपको बीच बीच में मिलेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, अपनी स्किल बढ़ाएंगे, फिर जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करेंगे तो जीतेंगे या हारेंगे, हारेंगे तो सीखेंगे, तो फिर धीरे धीरे जीत भी मिलेगी। तो लाइफ इज नॉट ऑलवेज बीइंग द बेस्ट एंड विनिंग द रेस। लाइफ इज मेनी टाइम्स हैंडलिंग द वर्स्ट एंड रिमेनिंग इन द रेस। हमें ये मालूम है कि ज्यादातर टाइम तो हम मेहनत ही करेंगे, रोज रोज तो हम जीतेंगे भी नहीं। हम क्या करते हैं, इससे हम अपने आप को प्रेशराइज कर लेते हैं, जीतना जीतना, पैसा पैसा पैसा। अगर हम सोचते रहेंगे तो रईस नहीं बन पाएंगे। हमें ये देखना है कि पैसा तो हमको मिलेगा समाज के दूसरे लोगों से। ये हमें पैसा क्यों देंगे? ये हमें पैसा जब देंगे कि जब हम कुछ करेंगे, है ना। तो एक हमारा पैशन है, एक हमारा नेचुरल टैलेंट है। तो जब हम अपना कुछ आउटपुट देंगे, उसके रिजल्ट में ये लोग हमें पैसा देंगे। तो हमें हमारे आउटपुट पे फोकस करना है कि हम क्या करें जिसके एवज में लोग हमें पैसा देंगे, है ना। तो दो कैटेगरी हो गई, ए और बी। एक हमारा पैशन और बी हमारा नेचुरल टैलेंट। एक होता है सी। सी मतलब समाज में डिमांड किस चीज की है ना। बीच में आईटी सेक्टर का बूम आ गया था, अभी भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो सी मतलब सोसाइटी में कौन सा जॉब की डिमांड ज्यादा है, मतलब इजी क्रैक, आपको इजीली जॉब मिल जाएगा उसमें। तो ये होते हैं सी कैटेगरी के। लेकिन एक होते हैं डी कैटेगरी के। डी जिसमें पैसा बहुत ज्यादा है। अब आप अकाउंटेंट बन जाएंगे, जॉब तो जल्दी मिल जाएगा लेकिन पैसा लिमिटेड मिलेगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो टाइम लगेगा लेकिन साइजेबल इनकम होगी। तो सी मतलब वो जॉब जहां आपको इजीली अवेलेबल हो जाए लेकिन अर्निंग एक लिमिटेड है। और डी मतलब वो जॉब जिसमें मेहनत तो बहुत लगेगी, एक्सपर्टीज लेवल आपको लाना पड़ेगा, लेकिन उसमें फिर मोटा और बड़ा पैसा है। तो पैसा खाली चाहने से नहीं मिलेगा। मैं चाह रहा हूं कि आप सब लोग मुझे 1-1 लाख रुपए दे दें, तो जितने बच्चे हैं 1-8 करोड़ पर कोई नहीं देगा, है ना। तो हमको करना क्या है, हमारा फोकस उस तरफ होना चाहिए। चाहने में तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली चाह है बस, दैट्स इट। तो प्रेशर ही बढ़ा देगी। अब हमको ये देखना है कि हम क्या करें कि लोग हमें पैसे दें तो हम सक्सेसफुल कहलाएंगे। तो अब हमको वो सीखना पड़ेगा। तो पहली चीज तो मेरा पैशन है। अगर मेरा शौक जो है, अगर ये मेरे कमाई का जरिया बन जाता है, नथिंग लाइक इट। लाइफ इज ए जॉय, है ना। मेरा शौक अगर मेरा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है तो नथिंग लाइक इट, लाइफ इज ए जॉय। और जो मेरा शौक है, मेरा जो पैशन है, अगर वो मेरा नेचुरल टैलेंट भी है, थिंग्स बिकम इजी। क्योंकि मेरा नेचुरल टैलेंट भी है और मेरा पैशन भी है, मेरा शौक भी है, तो मैं उसको आराम से कर लूंगा। तो ये होता है एंजॉय, ये होता है लाइफ, कि जब हम हमारा नेचुरल टैलेंट और हमारी इच्छा वाला काम करते हैं। लेकिन कई बार हमको नहीं मिलता है वो, हमको जाना पड़ता है सी और डी पे। तो पहले हम चले जाएं सी पे। सी मतलब जो इजीली जॉब मिल जाता है, सी पे जाएं। एक मिनिमम हमारा अफोर्ड, जिसे बोलते हैं ना प्राइमरी नीड्स, आपने पढ़ा होगा, मैस्लोज लॉ आपको पढ़ाया होगा कॉलेज में, मैस्लोज लॉ ऑफ हिरार्की ऑफ नीड्स। तो पहली हमारी बेसिक नीड होती है रोटी कपड़ा मकान। तो हम सी जॉब पकड़ लेते हैं जो कि इजीली मिल जाए, ताकि हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए।
बेसिक नीड जब फुलफिल होती हैं तो सिक्योरिटी नीड्स जगती है। सिक्योरिटी नीड्स मतलब हमारा आज का तो काम हो गया, पर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, यानी इंसान फिर मकान वकान बनाता है, प्रॉपर्टी बनाता है, वो इसलिए बनाता है कि लाइफ थोड़ी सिक्योर्ड हो जाए। तो हमने एक जॉब ज्वाइन किया, हमारी प्राइमरी नीड्स फुलफिल होने लगी, हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन ये तो सब जानवर भी कर लेते हैं। इंसान को सिक्योरिटी चाहिए कि भाई आगे भी तकलीफ ना आए मुझे कभी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके सिक्योरिटी नीड्स। उसी बीच आपका अपने प्रोफेशन में एक्सपर्टीज लेवल आ जाएगा, तो आप शिफ्ट कर जाएंगे डी की तरफ, है ना। और ए और बी, आपका पैशन और आपका नेचुरल टैलेंट की भी हंट, यानी उसको अलाइव रखेंगे, उसको मरने नहीं देंगे। ये वर्क लाइफ बैलेंस ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। जो आप करना चाहते हैं और जो आपको करना पड़ रहा है, ये ऑक्यूपेशन है। जो करना चाहते हैं वो पैशन है, जो आपको करना पड़ रहा है वो ऑक्यूपेशन है। तो ऑक्यूपेशन आपने जॉब कर लिया है ज्वाइन, क्योंकि आपको बेसिक नीड्स फुलफिल करना है, लेकिन पैशन आपका जिंदा रहे, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ आगे बढ़ेंगे, सिक्योरिटी नीड्स आपकी फुलफिल होंगी, तब आएगी सोशल नीड्स, है ना। जब मेरे बैंक के लोन पट गए, मकान खरीद लिया, कार खरीद लिया, अब सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो गई, तो अब इंसान को लगता है कि समाज में लोग मुझे जाने, वो कहलाती सोशल नीड। कि जब भी जाऊं तो 4 लोग नमस्ते करें, भाई सक्सेना जी आए हैं, करो। तो वो फिर नीड वो जगती है। अब वो सेटिस्फाई हो गया पूरा, तो अब जब सोशल नीड जगती है, फिर लोग जानने लगते हैं, तो बड़ा ईगो थोड़ा सा सेटिस्फाई होता है, मन को तसल्ली होती है, ईगो डेवलप हो जाता है ना। उसके बाद जागती है सेल्फ एस्टीम नीड्स। मतलब अब लोग मुझे जान रहे हैं, ये काफी नहीं है, मेरी बातों को सुने, मेरे को इज्जत दें, मेरा कहा माने। तो जैसे जैसे इंसान सिक्योर हो गया, पैसा आ गया, समाज में इज्जत मिलने लगी, अब वो पावर भी चाहता है, पोजीशन। तो सेल्फ एस्टीम नीड। लेकिन अब एक स्टेज पे इसको पता पड़ता है ज्यादा नाम का भी क्या करना, कल से कुर्सी छिन जाएगी, फिर नाम चला जाएगा। फिर जागती है उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि भैया मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एक हैप्पी, हेल्दी, सक्सेसफुल लाइफ। तो वो फिर सी से डी में जब शिफ्ट मारता है, तो ये सारी नीड फुलफिल होती हैं। फिर जो आपके जो पैशन और कॉम्पिटेंसी थी, उस पर वर्क चालू कर देता है इंसान, क्योंकि जो भी प्रोफेशन वो करता है उसमें एक लेवल के बाद जाके वो डिक्लेयर हो जाता है कि सक्सेसफुल। लोग उसके एडवाइस लेने लगे, लोग उसकी बात मानने लगे। तो अब आपके पास टाइम है कि आप अपने पैशन और अपनी कॉम्पिटेंस की तरफ शिफ्ट हो जाएं, और वो जो चीज को आप छोड़ चुके थे, या जो चीज आपने साइड ट्रैक कर दी थी, या जिसको लिंगर ऑन करके अलाइव रखे हुए थे, उसको आप फ्रंट फुट पे लाएं। ये आपकी लाइफ में जॉय लाएगा फिर से। तो ए बी सी डी चारों काम करेंगे आप, लेकिन प्योरिटी के साथ। सी करेंगे, घबराइए मत, टाइम बीइंग है, प्राइमरी नीड्स फुलफिल करना है। फिर डी करेंगे, सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल करना है ना। फिर सोशल नीड्स पे आना है, तो आप अपने ए और बी, अपने पैशन को टच करिए। क्या आपका पैशन है, क्या आपकी दिली तमन्ना थी करने की, है ना? अपने आप प्रायोरिटाइज। देखिए, गोल सेटिंग लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि कोई भी काम बड़ा नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं है। हम्म? लेकिन काम बड़ा कब होता है कि जब आपकी एक डायरेक्शन फिक्स है, और एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम, छोटे छोटे कदम आप चल रहे हैं, तो इन दी एंड बड़ा काम हो जाता है। तेंदुलकर ने क्रिकेट खेल खेल के भारत रत्न ले लिया, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजा बजा के भारत रत्न ले लिया।
है ना। मदर टेरेसा ने कुष्ठ रोगियों की सेवा कर करके नोबेल प्राइज ले लिया। तो क्रिकेट खेलना कोई ऐसा महान कार्य नहीं, हजारों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग करते हैं, शहनाई भी हजारों लोग बजाते हैं, नर्सेस भी करोड़ों की तादाद में हैं, पर इन्होंने एक ही काम को इतना शिद्दत से किया, इतना डेडिकेशन से किया, इतना क्वालिटी से किया, इतना लंबे समय तक किया कि वो काम बड़ा हो गया। ये कहलाता है गोल सेटिंग, है ना। अब आज ये कर रहे हैं, कल क्रिकेट खेलने लगे, फुटबॉल खेलने लगे, कभी सिंगिंग में थोड़ा हाथ आदमी लेकर जो कर लिया, तो वो आप किसी भी चीज में कोई प्रोफिशिएंसी नहीं मिलेगी, बढ़ नहीं पाएंगे आप। तो पहली चीज आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि सीधे बड़ा गोल लाइफ का ले लें, छोटे छोटे गोल्स ले सकते हैं। आज क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, इस महीने क्या करना है, ये 5 काम करना है। मेरी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी रखना है, मेंटल हेल्थ अच्छी रखना है, इमोशनल हेल्थ अच्छी रखना है, सोशल हेल्थ अच्छी रखना है, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रखना है। ये सारी हेल्थ आपको रखना है। खाली फिजिकल हेल्थ से काम नहीं चलेगा। मेंटल, फिजिकल आप अच्छा खाएंगे, न्यूट्रिशन, है ना, वर्कआउट करेंगे, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। मेंटल हेल्थ में जब आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों से अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इमोशनल हेल्थ मतलब ये पल में तो टेम्परामेंट लूज नहीं होना, क्योंकि टेम्परामेंट लूज होगा उस आदमी के किसी से अच्छे रिलेशन नहीं बन पाते, तो उसकी सोशल हेल्थ खराब हो जाती है। कोई भी बात बात में बुरा मान जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, किसी ने कुछ बोल दिया लड़ पड़े, रात भर नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, एसिडिटी बढ़ रही है, ये इमोशनली डिसबैलेंस व्यक्ति है। तो जो इमोशनली डिसबैलेंस होता है वो मेंटली भी डाउन हो जाता है और फिजिकली भी डाउन हो जाता है, सोशली भी उसके कॉन्टैक्ट बिगड़ जाते हैं लोगों से, और फाइनेंशियली भी, क्योंकि उसका डीलिंग प्रॉपर नहीं है तो फाइनेंशियली भी वीक हो जाता है। तो ये जैसे सर्कस में वो गेंदे उछालता है, लाल नीली हरी पीली, ये आपको सारी फील्ड में ये इसको एज ए जॉय लेना है, कोई एज ए टेंशन नहीं लेना है, एज ए जॉय कि थोड़ा सा हेल्थ की तरफ ध्यान, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान, थोड़ा हमारे इमोशंस का कंट्रोल हमने कर लिया, है ना, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते जा रहे हैं उधर जब जिसका मूड आया। ऐसा नहीं कि रोज एक आदमी से मिल रही है ना, कब कहाँ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा लिया। फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ मतलब आपका मनी हैंडलिंग कैसा है। देखिए एक आदमी के पास है 10 लाख रुपए ए, बी के पास है जीरो, बी जीरो, पर ए को 10,000 रुपए महीने का लॉस हो रहा है और बी को 10,000 रुपए महीने का फायदा हो रहा है। तो बी हैप्पी है, अभी जीरो पर है लेकिन हैप्पी है, क्योंकि ये प्रोग्रेस कर रहा है। और ये 10 लाख पे होने पे भी दुखी है क्योंकि ये डाउन जा रहा है। तो आज आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, खुश होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। आपकी डायरेक्शन क्या है। अगर प्रोग्रेसिव डायरेक्शन है, बी हैप्पी। अगर डाउन जा रहे हैं तो यू हैव टू बी सैड। 10 लाख रुपए भी जिसके पास है वो सैड ही रहेगा, क्योंकि 10,000 रुपए महीने का घाटा हो रहा है। 1 लाख रुपए करीब करीब पर ईयर वो डाउन जा रहा है, तो उसकी जमा पूंजी कभी भी चुक जाएगी। तो आपकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्पीड कम ज्यादा होगी चलेगा, पर डायरेक्शन अगर इम्प्रूव। हेल्थ, किसी की हेल्थ बहुत अच्छी है, किसी की हेल्थ बहुत खराब है, लेकिन ये लापरवाह है और ये केयरफुल है अपनी हेल्थ के प्रति। अच्छा खाना, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज वगैरह, ये अपनी हेल्दी हैबिट्स हैं इसकी, तो ये धीरे 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 इम्प्रूव कर जाएगा। और ये हेल्दी है अभी, लेकिन क्योंकि इसकी हैबिट्स गलत हैं, तो ये धीरे धीरे एक स्टेज पे ये यहाँ होगा, ये यहाँ भी होगा, तो वो सिनेरियो चेंज हो ही जाएगा। तो आप हेल्दी हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी हेल्दी हैबिट्स हैं। अगर आप गरीब हैं
कोई बात नहीं, आपका मनी हैंडलिंग अच्छा है तो रिच हो जाएंगे। तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आप हैप्पी हैं। और ऑलराउंड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस शुड बी ऑलराउंड। तो आपको टारगेट फिक्स करना पड़ेंगे हर फील्ड के। जब तक आप टारगेट फिक्स नहीं करेंगे, आप नापेंगे कैसे कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, किस स्पीड में जा रहा हूँ, है ना। हम बस या ट्रेन में बैठते हैं तो पहले पता कर लेते हैं कि ये कहाँ जा रही है। तो जीवन में बिना एम के कैसे जिएंगे। यहाँ भी हमको तय करना पड़ेगा कि हमको किस डायरेक्शन में हम अपनी लाइफ को ले जाना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और शेयर करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। ये खाली थ्योरी नहीं है, ये मैंने सब लाइफ में ट्राई किए हैं। और जैसा सर ने बताया, मैं नेशनल ट्रेनर हूँ। मिलिट्री वालों को, पुलिस वालों को, रिटायरीज को, बैंक ऑफिसर्स को, स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को, प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग देता हूँ। और मेरे इसमें कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये सारी मेरी टेस्टेड एंड ट्राइड चीजें हैं। देखिए क्या हो रहा है कि जब मैं नई नई फैक्ट्री डाली थी तो उस समय किराए के मकान में था मैं। तो मैंने कहा यार, सबसे पहले तो मैं ये करूं कि मैं अपने मकान में जाऊं, क्योंकि बाय द वे अगर यहाँ कुछ लॉस होता है तो किराएदार, किराए का मकान है तो मकान मालिक खाली करा देगा, है ना। तो पर एनीवे, लाइफ का फोकस मेरा फैक्ट्री की तरफ था। लेकिन उसी दौरान स्ट्रगल का तो टाइम चल ही रहा था। मेरे पास स्कूटर हुआ करता था। मैं एक नेताजी के जुलूस में फंस गया। तो नेताजी ट्रक पे बैठे थे, फूल मालाएं लदी हुई थी, चुनाव जीते थे, और पीछे उनके फॉलोअर्स का हुजूम था, जिंदाबाद जिंदाबाद के बढ़िया नारे लगाते चल रहे थे। और मैं उसी डायरेक्शन जाता तो रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं फंस गया। इधर भी भीड़, इधर भी भीड़, ना इधर जा पा रहा ना इधर जा पा रहा। मजबूरन मैं उनके ट्रक के पीछे फंस गया। ऐसा लोग सोच रहे होंगे कि जुलूस में जा रहे हैं, पर ठीक मैं तो फंस गया। उस ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, मंजिलें तय करें, रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो मुझे डायलॉग बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मंजिलें तय करें, रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो अक्सर क्या होते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, खुश हो जाते हैं। मौका पड़े तो किसी चार लोगों को सुना देते हैं, महफिल में बैठे हैं तो सुना देते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह यार, बढ़िया बढ़िया। हमने उसका बड़ा कम एडवांटेज लिया। मैं शुरू से इस चीज का कायल हूं कि यार, जो लिखा है, जो पढ़ा है, जो सुना है, जो सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, उसको इम्प्लीमेंट भी तो करके देखें। तो मुझे डायलॉग तो बड़ा अच्छा लगा कि मंजिलें तय करें, रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे। मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ। तो मैंने कहा कि एक मंजिल तय करते हैं अपन, देखते हैं रास्ते कैसे मिलते हैं। मैंने घर आके सोचा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, मैं कहा क्या मंजिल तय करूं। तो मैंने कहा यार, एक मकान बनाते हैं, अपना खुद का मकान या तो बनाऊंगा या मैं खरीदूंगा। ठीक। अच्छा, मैंने कोर्स में पढ़ा था कॉलेज में कि आपके गोल होना चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, एस। एम से मेजरेबल, नापने योग्य हो। ए से अटेनेबल, अचीव कर सके, स्मार्ट, SMART। आर से रिलीवेंट, मतलब आपकी फील्ड का होना चाहिए। मैंने हुसैन बोल्ट बनने का नहीं सोचा, है ना। और टी मतलब टाइम बाउंड, उसको आपको कुछ टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बनाएंगे साहब, एक वेग, वे मुझे नाम कमाना है, अब किस फील्ड में कमाना है, कब तक कमाना है, किस, कुछ नहीं। तो ये वेग लाइन है। मुझे पैसा कमाना है, एक वेग है। पर मकान स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, मेजर कर सकते। तो मैंने कहा 2 BHK तो मिनिमम लूंगा या बनाऊंगा, है ना। और अटेनेबल भी है, तो भाई इंजीनियर है, अच्छा खासा मेहनत कर रहा है, तो अटेनेबल तो होना ही चाहिए। रिलेवेंट भी है कि भाई मकान तो बनाना ही है, सबके लाइफ का एक एजेंडा रहता है, उसमें मकान शामिल रहता है ना। और टाइम बाउंड, तो मैंने अपने आप को 2 साल का टाइम दिया। अब देखिए, बड़े चमत्कारिक रूप से इंसान का फोकस
इंसान को आगे ले जाता है ना। आपने वो बड़ा डायलॉग सुना होगा शाहरुख खान का कि किसी चीज को जब आप शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। एक्चुअली कायनात साजिश नहीं कर रही, उसके लिए तो 700 करोड़ लोग हैं, उनको क्या साजिश करना है किसी के लिए, इंडिविजुअल के लिए। पर क्या होता है जब आपका एक फोकस रहता है तो आप अटेंटिव रहते हो, फिर आपकी निगाहें हमेशा उसी चीज को खोजती हैं कि आप क्या चाहते हो, है ना। जब पिक्चर भी देखते हैं तो जो डांसर है, कोरियोग्राफर है, वो डांस के स्टेप्स देखता है, जो इंटीरियर डिजाइनर है वो इंटीरियर देख लेता है, जो एक्टिंग वाला है वो उसके एक्सप्रेशन और एक्टिंग देख लेता है ना। म्यूजिक वाला है वो सब राग रागनी ढूंढता रहता है, इसमें कौन सा राग है, कौन सा मिक्स किया, कौन सा फ्यूजन किया इसमें, है ना। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोग उस सिनेमा फिल्म चल रही है उसमें से अपने इंटरेस्ट की चीज झांक लेते हैं और उसी फील्ड में इम्प्रूव कर जाते हैं। तो ये दुनिया तो सबके लिए चली रही, आउटसाइड वर्ल्ड एक जैसा। अब आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है, जितना आपको आगे जाना, आप उतना उतना देख के सीख के समझ के उस फील्ड में आगे जाते हो। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे मकान बनाना है, तो अब मैं अखबार भी खोलूंगा तो प्रॉपर्टी वाला कॉलम देखूंगा, किसी से बात भी करूंगा तो प्रॉपर्टी के बारे में करूंगा। संडे को घूमने भी जाएंगे तो जहाँ कोई नई कॉलोनी बन रही है, नए मकान देख तो आओ यार, कितने का है, बिल्डर कौन सा है, कितने बन गए, कितने बिक गए, किस रेट में है, स्कूल पास में कि नहीं। तो क्या होता है कि फिर आप सोते जागते उठते बैठते जहां जाते हो, आप उसी चीज को फोकस करते हो। तो मैंने आपको कहा ना कि एक बड़ी डायरेक्शन में जब छोटे 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 कदम आप बढ़ाते हैं तो इन दी एंड काम बड़ा हो जाता है। अब इसी बीच सेविंग्स भी करने लगा मैं, खर्चे भी मैंने कर्टल कर दिए, डायरी भी लिखना चालू कर दी, ये मकान देखा, ये बिल्डर है, ये फोन नंबर है, ये कीमत है, ये ऐसा है, इसमें ये फायदे हैं, इसमें ये नुकसान है, ये दूर है, ये पास है, ये स्टेशन के पास है, ये महंगा है, ये सस्ता है। तो जैसे जैसे आपके पास डेटा बढ़ते जाते हैं, मैंने आपको कहा था ना प्रॉब्लम जब आएगी तब तक आप सक्षम होते जाएंगे। तो डिसीजन फेज में आते हैं तो आपको ये डेटा बड़ी हेल्प करते हैं। तो मैंने 2 साल में मकान खरीद लिया, क्योंकि इधर सेविंग्स भी कर रहा हूँ। अच्छा, घर वालों को भी टारगेट मिल गया, सब ये भी सोच रहे भैया मकान है, तो सब अपने फोकस कर रहे हैं। बैंक से मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे कितना लोन मिलेगा, क्या क्या मुझे करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, ईएमआई कितनी रहेगी। तो मैंने उतना सेविंग करना चालू कर दिया। मैंने कहा यार मुझे ईएमआई इतनी देनी है, 5,000 या जो भी उस समय, तो कम से कम उतनी सेविंग में अभी से चालू कर दूं, नहीं तो कल से ईएमआई आएगी और मैं नहीं दे पाऊंगा। तो जितनी मेरी ईएमआई बन रही थी उतनी मैंने सेविंग चालू कर दी थी, ये साइजेबल अमाउंट हो गया। तो क्या होता है कि जब आप फोकस करते हैं तो आप उसमें प्रोग्रेस, इंसान के हाथ में बस एक ही चीज है, फोकस। वो आपको जो टाइम, आपके पास टाइम और एनर्जी है, जीवन मतलब टाइम और एनर्जी। तो आप अपना टाइम, मैक्सिमम टाइम अगर एक चीज को देते हैं तो वो चीज डेवलप होगी। मैक्सिमम एनर्जी आप एक चीज को देते हैं तो वो चीज डेवलप होगी। और वही टाइम और वही एफर्ट आप 50 चीजों में लगा देते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है। 10-10 फीट के 100 गड्ढे कर लाए, पानी निकलेगा ही नहीं, वो तो गहरा जाना पड़ेगा। तो आपके हाथ में एक फोकस एक चीज है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि अभी ये फोकस कहाँ करूं, फिर मैं कहाँ करूं। एक मेरा मेन वर्क रहेगा, थोड़े सेकेंडरी रहेंगे, कुछ गोल रहेंगे, कुछ सेकेंडरी गोल रहेंगे, कुछ अलग अलग फील्ड के गोल रहेंगे। तो लाइफ में आप एक गोल बनाए, उसकी तरफ इंच दर इंच बढ़ते चलें। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, क्वेश्चन आंसर सेशन, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, you can continue. अच्छा, आप विजिबल होगा तो मुझे लगा आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं सर। अच्छा, आप में से कोई कुछ क्वेश्चन कर सकता है? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? मेरे पास मॉड्यूल्स तो बहुत हैं।
तो आई रिक्वेस्ट की जो भी क्वेरीज है कैंडिडेट्स या पार्टिसिपेंट्स की, जैसे कि आप लोग हर रोज करते रहे हैं, चैट बॉक्स में अपनी अपनी क्वेरीज आप रख सकते हैं। क्वेश्चंस अगर कोई हो चैट बॉक्स में दे सकते, तो उसको फिर सर उसका फिर जवाब देंगे। क्योंकि देखिए मैं 10 बात बताई, 20 बताऊं, 30 बताऊं, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने समझा क्या, मैंने क्या कहा। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपने क्या समझा, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइफ में यूज करते हैं। आगे आप उसी से बढ़ेंगे। एक अनपढ़ आदमी है तो उसका थोड़ा सा टफ लाइफ जाएगा। एक पढ़ा लिखा है लेकिन पढ़ता नहीं है, वो खाली पढ़ना आता है उसको पर पढ़ता नहीं है, उसकी भी अनपढ़ जैसी लाइफ हो जाएगी, है ना। तीसरा व्यक्ति ऐसा है कि जो सुन के भूल जाता है, उसकी भी ये इन दोनों जैसी लाइफ हो जाएगी, ए और बी जैसी। सी भी वैसे ही जाएगा। और डी जो है, डी सुनता भी है, याद भी रखता है, लेकिन अप्लाई नहीं करता, वो भी ए बी सी की कैटेगरी में ही जाएगा। और ई जो है, जो अप्लाई करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो मैंने जितनी बातें बताई, मैंने आपको पहले कहा था कि फोकस करें कि थॉट क्या है, आइडिया क्या है, फिलोसॉफी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, बात क्या कही जा रही है। आप पहले तो उसको पकड़े, उसमें से इसको लिख लें। देखिए हमारे को कुदरत ने बहुत बड़ी नेमत बख्शी है, भूलने की, याद रखने की नहीं, भूलने की। अगर भूलेगा नहीं इंसान तो पागल हो जाएगा, उसका हार्डवेयर उसका चोक हो जाएगा, है ना, माइंड। तो लेकिन अगर सब चीज भूल जाएगा तो प्रोग्रेस नहीं निकलेगी। तो उन्होंने हमको एक कला और दे दी कि जिस चीज को याद रखना है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, है ना। तो जो चीज आपको अच्छी लगी है उसको तुरंत लिख लें। तुरंत लिखने के बाद उसको पढ़े बार बार, और उसको फिर प्रियोरिटाइज करें। प्रियोरिटाइज करने के बाद नंबर 1, देखिए कुछ होते इंपॉर्टेंट, कुछ होते अर्जेंट काम, कुछ लेस इंपॉर्टेंट, कुछ लेस अर्जेंट। तो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम तो हमको पहले ही करना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी अर्जेंट भी कर दो। और कुछ होते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है, उनको भी कर डालो, क्योंकि अर्जेंट है थोड़ा सा, या किसी को डेलीगेट भी कर सकते हो, करवा भी सकते हो। तीसरे काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, आपके पास टाइम है, प्लान कीजिए, स्टडी कीजिए, योजना बनाइए, फिर करिए, ये आपको सक्सेस दिलाएंगे। और कुछ काम ऐसे हैं कि जो अनइम्पॉर्टेंट है और नॉट अर्जेंट है, छोड़ दीजिए। हम क्या करते हैं, जिस काम को हमको अच्छा लगता है उसको करते हैं, जो हमको इजी लगता है उसको करते हैं। ये गलत डायरेक्शन है ना। हमको जो काम आसान लग रहा है या जो काम अच्छा लग रहा है, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब एक एक नंबर के हमने 10 सवाल भी कर लिए और इन दी एंड 20 नंबर का एक सवाल छूट ही गया, तो हमारा तो नुकसान हो गया। अब 100 में से 20 तो गए, अब ये 10 में से 8 भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आपका 10 फालतू के काम करने में अगर कोई इंपॉर्टेंट काम छूट जाता है तो वो गड़बड़ है। तो इम्पोर्टेंट क्या है उसको नोट डाउन करें, उस पर वर्क करें, है ना। तो जो पहले इम्पोर्टेंट है, पॉसिबल है, आसान है, उसको पहले कर डालें। फिर जो इम्पोर्टेंट है, मुश्किल है, उसको कर डालें। तो बाद में आपको पता पड़ेगा कि जो इम्पोर्टेंट और इम्पॉसिबल था वो भी आपने कर लिया। क्योंकि काम इम्पॉसिबल लगता है पर करने पे आगे हो जाएगा, हमारे करना ही तो बताएगा ना कि ये पॉसिबल। कई बार जिसको इम्पॉसिबल समझ लेते करने पे आए और वो पॉसिबल हो गया। तो जब आप पहले इम्पोर्टेंट और इजी काम को करेंगे, फिर इम्पोर्टेंट और पॉसिबल को करेंगे, तो आप तैयार हो जाएंगे और इम्पोर्टेंट और इम्पॉसिबल को भी कर पाएंगे। नई नई खोजें इसीलिए हुई है ना। हवा में उड़ना तो इम्पॉसिबल लगता था लोगों को, आज साउंड से दुगनी गति, ढाई गुनी गति के प्लेन बन गए हैं। तो कोई भी चीज अगर इम्पॉसिबल भी लग रही है तो हो जाएगी बाद में पॉसिबल।
पर आपको काम वो करना है जो इम्पोर्टेंट है, जो अर्जेंट है ना, ना कि जो हमको अच्छा लग रहा है, जिसको करने का मन लग रहा है या जो हमको आसान लग रहा है, उसको करने का कोई फायदा हो तो करे, नहीं तो कुछ गेन नहीं है ना। तो प्रायोरिटी से जाए, तो आपको जो चीज याद रखना है उसको लिख ले। अब मैं सोचता कि साहब गवर्नमेंट सप्लाई करना बहुत अच्छी बात है, नॉलेज है, ज्ञान है, मेरे को बघार सकता हूँ, पर उसका मैंने फायदा उठाया तो लाइफ चेंज हो गई। अगर मैं खाली ये शिक्षा देने के लिए बोलता लोगों को कि भाई गवर्नमेंट सप्लाई करो, बल्क ऑर्डर मिल जाएंगे, गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट बायर, यहाँ से सुना, यहाँ बोल दिया, मेरी लाइफ में चेंज नहीं आता। पर अगर आप एक भी चीज अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताई है, तो ये लाइफ चेंजर है। और एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई तो जीवन का रहस्य समझ में आ गया। फिर आपके सामने जो जो चीज गुजरेगी, आप उसमें से काम की चीज पकड़ना सीख जाएंगे और उसको अप्लाई करना सीख जाएंगे। दैट इज लाइफ। टुडे इज लाइफ, yesterday is past, tomorrow is future, life is today। yesterday से हमको खाली एक्सपीरियंस लेना है, yesterday से हम क्या करते हैं, इमोशंस ले लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, एक चुटकुले पे 2 बार नहीं हंसते, एक बार कुछ हमारे साथ दुखद घटा उसको लेके बार बार दुखी होते रहते, 50 बार दुखी होते रहते, बाद में कहते हैं दुनिया दुख भरी है। आप पास्ट में जाएं और जिस एपिसोड ने आपको दुख पहुंचाया है उसको बार बार याद करके दुखी ना होएं, एक बार उस एपिसोड को अच्छे तरीके से जी लें, क्योंकि जिस एपिसोड ने आपको दुख दिया है वो आपको सुधार भी सकता है, आपको इम्प्रूव भी कर सकता है। वो स्थितियां आपको इम्प्रूव करने के लिए आई थी और आप खाली दुखी होकर रह गए। आप उस पास्ट में जाएं और वो देखें कि इस इवेंट के दौरान मैं क्या कर सकता था, मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, या ऐसा जो मुझे करना चाहिए था और नहीं किया। तो आप उस इवेंट में जाएंगे पास्ट में और वहां लॉजिकली उसको एनालाइज कर लेंगे। अब जब वो इवेंट घटा या वो घटना घटी तब मैं उसको एनालाइज नहीं कर पाया, मैं दुखी हो गया, मैं उदास हो गया, मैं गुस्से में आ गया, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया। आज तो मैं फ्री हूं, आज दुखी क्यों हो जाऊं, पुराना बोझ क्यों लाऊं, आज उसको एनालाइज कर लूं, अपने आप को इम्प्रूव कर लूं। तो अगर आपने आज उस चीज से कोई लेसन लर्न कर लिया, कोई सीख ले ली, तो आप देखना पहली चीज तो आपका दुख कम हो जाएगा, क्योंकि आपने उस चीज से लर्निंग निकाल ली है। यही तो एक्सपीरियंस है, हमारी पुरानी गलतियों से सीखे गए सबक इज एक्सपीरियंस। अब आपको मालूम है कि ये सिचुएशन अगली बार आएगी तो मैं इसको टैकल कर लूंगा, क्योंकि आपने पिछली गलती से एक लर्निंग निकाल लिया। अगर आपने वो लर्निंग नहीं लिया तो वो गलती आप फिर करेंगे। एक ही गड्ढे में एक बार गिर गए तो गलती थी, दोबारा गिर गए तो ये गलती नहीं है, आपने कोई सबक नहीं लिया है। एक ही गड्ढे में 10 बार गिरने से क्या फायदा, एक ही खंबे से 10 बार टकराने से क्या फायदा। आप पास्ट में जाइए, जिस चीज ने आपको तकलीफ दी थी उसको एनालाइज करके सीखिए। जस्ट लाइक ए रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर में जब हमको मुड़ना होता है तो पीछे देखते कौन सी गाड़ी आ रही है, किस डायरेक्शन में, किस स्पीड में ट्रक आ रहा है, स्कूटर आ रहा है, क्या आ रहा है। लेकिन हम रियर व्यू मिरर में देख के गाड़ी नहीं चलाते, देखते सामने ही है। तो लर्निंग के लिए आप पीछे देख ले, समझ में आता है, लेकिन लाइफ इज लिव्ड फॉरवर्ड। तो पास्ट में जाए, 1% 2%, भाई मेरे सामने आज कोई टास्क आया, इस टास्क से संबंधित कोई लर्निंग मेरी पास्ट में थी, उतना चले जाए वहां से वो लर्निंग निकाल लें, इतना लर्निंग निकाल लें कि आज डिसीजन लेने में मेरे को आसान हो जाए। बस इससे ज्यादा पास्ट में उलझने की जरूरत नहीं है। और फ्यूचर में भी हमको बहुत ज्यादा नहीं जाना है, ये करेंगे और फिर वो करेंगे, बहुत ज्यादा इमोशनली ख्याली पुलाव पकाए तो एक तो आज वेस्ट हो जाएगा। पहली चीज तो हमारा 8-10 घंटे वर्किंग के मिले थे, ये खाली सपने देखने में गुजार दिए, एक कदम आगे नहीं बढ़ा।
तो ये फ्रस्ट्रेशन होता है। कुछ दिनों बाद हमको फिर लगेगा अरे यार हम आगे तो बढ़े ही नहीं। आगे इसलिए नहीं बढ़े कि आप सिर्फ सपने देख रहे थे, आप कुछ कर नहीं रहे थे। तो फ्यूचर के सिर्फ सपने मत देखिए, फ्यूचर में कदम बढ़ाइए। मुझे ये काम करना है, तो ये काम करना है तो उसकी जरूरी तैयारी, मुझे इंटरव्यू फेस करना है तो मेरे को रिजर्वेशन कराना है, मुझे होटल बुकिंग कराना है, मुझे मेरे सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी कराना है, मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर याद करना है ना। देखिए इंटरव्यू स्किल्स की आपकी बात चल रही तो मैं बताता हूं कि मैं 40 क्वेश्चन आप मन में बनाइए कि जहां मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, पहली चीज तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू है ना। और 40 क्वेश्चन आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन भिड़ जाइए। भिड़ने के बाद आप टारगेट रखिए बड़ा कि कौन कौन से क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, भाई वो भी इंसान ही है। तो आपके दिमाग में डेफिनेटली 25 30 40 क्वेश्चंस आ जाएंगे कि ये पूछ सकते, ये पूछ सकते, ये पूछ सकते, ये पूछ सकते। फिर आप क्या करिए, आराम से उनके आंसर लिख लीजिए। आज अपने पास टाइम है, हम ये आंसर इंटरव्यू के समय भी दे सकते थे, पर उस समय हमारे पास टाइम कम है। खटाक से स्पॉन्टेनियस विद इन सेकंड्स हमें आंसर देना है। लेकिन घर पे तो हम फ्री बैठे ना, तो काट के फिर से जोड़ के लिख के हम एक अच्छा अच्छा आंसर जमा सकते हैं। तो हमने 40 क्वेश्चन अपने आप निकाल लिए, विजुलाइज कर लिए कि ये पूछेंगे। खाली डरने से आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप तैयारी करेंगे तो डर भी कम हो जाएगा और आप आगे भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये हो सकता है कि जो आपने 40 क्वेश्चन पूछे उसमें से 1-2 फंस जाए, आपके पास बहुत बढ़िया जवाब रेडी है ना। लेकिन और ये भी हो सकता है कि उन्होंने पूछा नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, परमिटेशन कॉम्बिनेशन बन के जो आपने अच्छे अच्छे आंसर निकाले हैं उनको जोड़ के 30, जैसे अपन नोट करते हैं ना, 1352 रुपए देना है तो कोई 500 का नोट, कभी 200 का, कोई 100 का, फिर एक एक के सिक्के। तो आप ऐसे, आपने जो आंसर लिखे थे 40, उसमें आंसर नंबर 5 10 15 3-4 को मिला के इमीडिएटली वहां फैब्रिकेट करके दे सकते हैं। या आपके किसी क्वेश्चन में जबरन वो चीज डाल सकते हैं आप आंसर में, उनसे वो सवाल निकाल सकते हैं। ये बड़ी टैक्ट है कि मुझे जो बताना है मैं जरा सा क्लू ढूंढूंगा और मैं अपनी बात कह जाऊंगा, पर आपका होमवर्क होगा तब ना। तो डर डर कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप तैयारी करें। तो और 2-3 बार करेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाद में तो ये हो गया था, मैं जब इंटरव्यू देने था तो मैं जो 40 क्वेश्चन निकालता तो उसमें 4-5 तो फंस ही जाते थे, और नहीं भी फंसे तो उनको घुमा फिरा के मैं अपनी बात तो कह ही जाता था। और क्योंकि अब आपका आंसर पहले से तैयार है तो आपके वर्ड भी पावर वर्ड रहते हैं उसमें। कोई भी बात कहने में का तरीका भी होता है। लेकिन अब जैसे ये लोग डायलॉग बोलते हैं ना फिल्म वाले, ये पूरा अच्छे वर्ड अच्छे तरीके से कहा जाता है, तो उसमें आपके एक्सप्रेशन, आपकी वॉइस टोन, है ना, आपका आई कांटेक्ट, तो जब आप तैयारी करके जाएंगे तो आप कंपोज रहेंगे, उसी बात को बड़े फोर्सफुली कन्विंसिंगली कह पाएंगे। आपका एक्सप्रेशन जो है उसका 55% इम्पैक्ट जाता है, आपकी जो टोन है उसका 38% इम्पैक्ट जाता है, 7% जो आपने कहा उसका जाता है। देखिए अगर फेस से आदमी डरा हुआ है तो वो कॉन्फिडेंट, वो क्या कॉन्फिडेंस की बातें करेगा। तो आपका एक्सप्रेशन, आपका आई कांटेक्ट, आपका फ्रेंडली गेस्चर, चेहरा भगवान का दिया हुआ एक्सप्रेशन हमारे हैं, आपका ग्रूमिंग, ग्रूमिंग से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, एक्सप्रेशन से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, पर आपका रिजेक्शन जरूर हो सकता है ना। तो आपका ये 2 मिनट के अंदर डिसाइड कर लेता है इंसान कि भैया ये बंदा हमको जमेगा कि नहीं। तो विजुअल के लिए आपको 1 या 2 मिनट है, उस समय आपको अपना ग्रूमिंग अच्छा रखना है, उस समय आपको अपना एक्सप्रेशन अच्छा रखना है,
आपको एक हल्की से मुस्कान फ्रेंडली रखनी है, एक आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, तो ये आपको विजुअल में पास कर देंगे 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर। दूसरा नंबर आता है आपकी टोन का। आप बोलते हैं तो किस वर्ड पे फोर्स डालते हैं, कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करते कन्विंसिंग। मैं जो कह रहा हूं, मैंने जो आपको बताया कि सब मैंने मकान बनाया, ये करा, आपको जज करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मेरे बोलने में वो एहसास होगा। जिस आदमी ने भोपाल देखा है वो भोपाल के बारे में अच्छा बता देगा, लेकिन खाली मैंने बोला उसने खाली सुना है तो वो उतने कन्विंसिंगली बता नहीं पाएगा। तो अगर आपने उस चीज को जिया है तो आप में एक दम रहेगा। तो आपने जब उस आंसर को मथा है तो वो जो आंसर निकलेगा, तो आपकी जो टोन रहेगी, आपकी जो आवाज रहेगी, उसमें एक वजनदारी रहेगी, तो उनको अच्छा लगेगा। आप कितना जानते वो तो सिखा लेंगे आपको। उनको आपसे क्या काम लेना है वो तो ट्रेनिंग में सिखा ही देंगे। वो पहले देखेंगे बंदा कितना फ्रेंडली है ना, टीम टीम स्पिरिट है कि नहीं। दूसरा ये बंदा कितना कन्विंसिंग है, अपनी बात को कह पाता है। हम जब बोलते हैं तो कितना अटेंटिवली हमको सुनता है, सवाल को समझ लेता है, और फिर जितना जानता है वो उसको बताता है। अपनी बात को ठीक से कह पा रहा है, बस इतना उनके लिए काफी है ना। बाकी उनको जो काम लेना है वो तो सिखाई देंगे आपको। तो आपको अपनी बात में आपको पूरा इम्पैक्ट डालना है। मेरा ये मोबाइल डाउन हो रहा है, मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं जरा पावर बैंक कनेक्ट कर देता हूँ उससे, जस्ट 1 मिनट। Yes. नहीं तो ये कभी भी डाउन हो जाएगा अब्रप्टली। What happened? Now it's okay. Okay. अब ये ठीक है, I think बंद नहीं होगा एटलीस्ट। तो आप में से किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेरी yes, है? I think there are few questions in the chat box. तो मैं Right. बेसिकली ये मैं पूछता हूँ जो बच्चों ने पूछा है। हाँ, हाँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर they want to know that how can they stay motivated even in the difficult times. 1 minute. शुरू हो गई थी मेरी बैटरी, तो वो वैसे ही खत्म कर देता सेशन को। Yes. Now it's okay. Sir, I'm actually ready. there are few questions. We will take few questions, ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि समय Okay. भी समाप्ति की तरफ ही है। तो सर एक जो क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, they want to ask that how can they stay motivated even in difficult time. Yes. देखिए, मोटिवेशन की जरूरत हमको क्यों पड़ती है? मोटिवेशन की जरूरत हमको तब पड़ती है कि जब हम डीमोटिवेट होते हैं, है ना। तो हम अगर ये समझ जाएं कि हम डीमोटिवेट कब होते हैं और क्यों हो रहे हैं, तो हम डीमोटिवेट होना बंद हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि ये जो बहुत हो गए आजकल मोटिवेटर, ये क्या अपनी एनर्जी से अच्छा बोल बोल के आपको चार्ज तो कर देते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन बड़ा टेम्पररी रहता है, क्योंकि जो चीज आपको डीमोटिवेट कर रही है वो अभी भी वही की वही है। ऊपर से टॉप अप कर दिया, जार में पानी भर दिया ड्रम में, लेकिन छेद अभी भी है, तो जितना पानी भरा है वो भी ड्रेन होने वाला है। तो हम डीमोटिवेट क्यों होते हैं ये चीज आप समझ लीजिए। तो हम डीमोटिवेट कब होते हैं? देखिए, ये जितनी चीज को आप प्रॉब्लम समझते हैं, ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है। पर प्रॉब्लम हमको इसलिए दिखती है कि हमें वो कॉम्पिटेंसी नहीं है इस काम को करने की। देखिए, 2 आदमी पुल पर से जा रहे हैं,
नदी में गिर गए, एक डूब के मर गया, दूसरा तैर के निकल गया, तो प्रॉब्लम दोनों के लिए एक ही बराबर थी। लेकिन एक को तैरना आता था तो उसके लिए प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, जिसको तैरना नहीं आता तो उसकी लाइफ एंड डेथ की प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम छोटी बड़ी नहीं होती, हमारा उसको टैकल करने की क्षमता कम या ज्यादा होती है, लेकिन है वो अवसर ही, है ना। अब ये इंटरव्यू हमको डराएगा, लेकिन जिसकी तैयारी अच्छी है उसके लिए इंटरव्यू एक मौका है अपना परफॉर्मेंस दिखाने का, है ना। तो अगर हमारी तैयारी पूरी नहीं है तो हमको ये प्रॉब्लम दिखेगी बड़ी, और अगर हमारी तैयारी पूरी है लेकिन हमारा मनस्थिति, है ना, अगर डाउन है तो ये हमको चैलेंज लगेगा, हमको बड़ा काम लगेगा। तो ये है अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी लगेगी प्रॉब्लम, और अगर आप मन से तैयार नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी दिखेगी आपको चैलेंज, है ना, तो चुनौती। अब सवाल ये उठता है कि अगर कॉम्पिटेंट नहीं है हम, तो हमको कॉम्पिटेंसी बढ़ाना है। खाली डरने से, चिंता करने से, वरी करने से, घबराने से कुछ हासिल नहीं हो रहा। मतलब हम अगर 50 भी थे तो 49, 45, 40 हो रहे हैं, 51 भी नहीं हो रहे, डर के, घबरा के। तो हमको सिर्फ देखिए, आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने के लिए आपको हमने एक 30 दिन का टाइम दिया, आप 15 दिन में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले 15 दिन कुछ नहीं किया, अब आप बराबरी पे आ गए, अब 15 दिन का काम है, 15 दिन का टाइम है, टेंशन होगा। और 5 दिन आपने कुछ नहीं किया, 15 दिन का काम है, 10 दिन का टाइम है, माइंड में टेंशन होगा। और 5 दिन कुछ नहीं किया, अब 15 दिन का काम है, 5 दिन का टाइम है, अब टेंशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो क्या होता है कि अगर हम किसी काम को लेकर खाली डर रहे हैं, खाली चिंता कर रहे हैं, तो एक एक दिन गुजरेगा तो डर भी बढ़ेगा, चिंता भी बढ़ेगी, शंका भी बढ़ेगी। लेकिन हम पढ़ना चालू कर देना, भाई 100 पेज पढ़ना है, 10 दिन का टाइम है, तो खटाक से पहले दिन आपने पढ़ डाले ना 20 पेज, आप आगे बढ़ गए। फिर तो जैसे आप काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए, अगर काम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डर लग रहा है, मत करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही नहीं है। डर भी लग रहा है, मत करो, टेंशन मत लो। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट है तो मत डरो, क्योंकि करना तो है ही। तो आप संकल्प देखिए, कॉन्फिडेंस मतलब ये नहीं है कि मैं, आप सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दे दूंगा, नहीं। आप हर सवाल को फेस करने के लिए तैयार है, दिस इज कॉन्फिडेंस। मैं जवाब दे पाता हूं, ठीक है, नहीं दे पाता हूं, इट इज ओके, बट आई एम रेडी। तो आप हारने से नहीं डरते, गलती होने से नहीं डरते, तो काम में आपका ग्रेस आता है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना, रिजेक्ट ही होंगे ना, हम सीख लेंगे। एक इंटरव्यू हम फेस करेंगे, उसने 4 टेढ़े सवाल करे, हमारे पास जवाब नहीं था, अब हम उन 4 टेढ़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अगले इंटरव्यू के लिए हम बेटर तैयार हैं। हम कोशिश तो करेंगे क्रैक करने की, लेकिन अगर क्रैक नहीं कर पाएंगे तो हमको वो कुछ ना कुछ सिखा जरूर देगा, तो हम अपॉर्चुनिटी को कभी छोड़ेंगे नहीं, हम उसको फेस करेंगे, है ना। तो चैलेंज से डरना नहीं है, डर को ही चैलेंज करना है कि ठीक है, डर लग रहा है ना, पर ये इंटरव्यू तो फेस करना ही है, आई विल फेस इट। ठीक है, ये अब 100 लड़कों का इंटरव्यू लेते हैं, पोस्ट 5 है, 10 है, 90% तो उसको रिजेक्ट करना ही है। तो ये सिलेक्शन का मेथड जो है रिजेक्शन का ही है, इसमें रिजेक्शन होगा ही। तो एक एक रिजेक्शन से हम कोई लाइफ में फेल नहीं हुए। एक रेस में 50 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया, एक लड़का फर्स्ट आया, एक लड़का, मान लो मोटरसाइकिल रेस हुई, एक बंदा फर्स्ट आया, एक नंबर 50 पे आया, तो ये 50 नंबर वाला लाइफ में फेल हो गया, ऐसा नहीं है। अरे ये तो एक रेस थी, कॉलेज के लड़कों ने पार्टिसिपेट किया। अब भोपाल में 500 कॉलेज हैं, हो सकता है मैं यहाँ 50 आया हूं पर मेरे पीछे 5000 लोग हों। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं लाइफ में, मेरा जो 50 नंबर आया उसका रोज एक्सीडेंट होगा, जो 1 नंबर पे आया उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, नहीं। जो रेस में नंबर 1 आया है वो रोज टाइम पे ऑफिस जाएगा, और जो रेस में नंबर 50 आया है वो रोज लेट जाएगा, नहीं ऐसा।
ये दोनों अपने मोटरसाइकिल का यूज करेंगे, दोनों पिक्चर जा सकेंगे, दोनों पार्क में जा सकेंगे, दोनों फैमिली को मार्केट में घुमा सकेंगे। तो आपको रोज एक अपॉर्चुनिटी है। आज अगर एक मिस हो गया तो आज की बात खत्म हो गई आज के साथ। एक एक इंटरव्यू में अगर रिजेक्ट हो गए, लाइफ में रिजेक्ट नहीं हुए हैं आप। ऐसी हिस्ट्री है, 50-50 बार लोग फेल हुए और 51वीं बार में दुनिया जीत गए हैं। तो आप हार से नहीं डरेंगे, दैट इज कॉन्फिडेंस। तो पहली चीज तो मनोबल इतना रखे कि मैं फेस कर करके आगे बढ़ूंगा, रिजेक्शन से सीखूंगा, एक दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और दूसरा, अपनी तैयारी करें। तो आपको क्या है, मोटिवेशन की भी जरूरत ही नहीं है। अगर आप अपनी तैयारी पूरी करते हैं, मौका आने पे परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, और उसके बाद आपको जीत मिले या हार मिले तो उसको दिमाग से एनालाइज करो, क्या गलती हुई है। उदास होने का टाइम नहीं है। और अगर जीत मिले तो दिल से एंजॉय करो, दिमाग मत चढ़ाओ। जीत आपका सिर नहीं चढ़ाए, दिमाग नहीं चढ़ाए, सर पे ना चढ़े, और हार आपका दिल छोटा ना करे, बस दैट्स इट। जिस हार से आपने सबक लिया है वो हार ज्यादा अच्छी है। जिस जीत ने आपका दिमाग खराब कर दिया वो जीत गलत है। अगर कई बार लोग सक्सेस होते हैं तो एरोगेंट हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, तो वो आगे हारेंगे। ये जीत उनको महंगी पड़ेगी। उनने सीखना बंद कर दिया, उनकी बातों में तल्खी आ गई, एरोगेंसी आ गई, उनके रिलेशन लोगों से कट होंगे अब। तो जीत भी कई बार हमें अंदर से बिगाड़ देती है, और हार भी हमको कई बार अंदर से इंप्रूव कर देती है। और अगर हम थोड़े से भी विजिलेंट हैं तो जीत हमारा दिमाग नहीं सड़ा पाएगी, और हार हमारा दिल छोटा नहीं कर पाएगी। हार हमको इंप्रूव करेगी, जीत हमको आगे बढ़ाएगी। इसमें कहा आप चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हैं। आप देखना, जब भी आप दुखी हैं, जब भी आप चिंतित हैं, जब जब आपको डाउट हो रहा है, शंका हो रही है, उस समय आप कुछ कर नहीं रहे हैं। ये खाली दिमाग शैतान का घर जो बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं तो आपके पास ना दुखी होने का टाइम है, ना चिंता करने का टाइम है, ना डाउट। आप पढ़ रहे हो ना, आप कल एग्जाम है, अगर पढ़ नहीं रहे हो तो डर, चिंता, फिक्र सब है, लेकिन पढ़ रहे हो तो अब आपका माइंड ऑक्यूपाई हो गया ना, आपका लॉजिकल माइंड पढ़ने में लग गया, तो अब वो डरने और चिंता की बात। तो डर कहता ना, ये डर, ये शंका, ये चिंता, ये जो कुछ भी है तेरे अंदर है, अपने बनाए हुए इन पिंजरों को तोड़, बाहर निकल और देख कि तू भी एक सिकंदर है। ये डर, ये चिंता, ये शंका, ये सिर्फ हमारे माइंड में है, ये इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आप एक बार लगे भी करना है। अब आपकी किसी की मदर की तबीयत खराब है, पानी गिर रहा है, आपके पास रेनकोट नहीं है, आप बिंदास चले जाएंगे, मेडिकल स्टोर से दवाइयां ले आएंगे। लेकिन अगर आपको पान खाने जाना है, बारिश हो रही है, रेनकोट नहीं है, तो छोड़ो, कौन खाएगा पान। तो अगर काम इंपॉर्टेंट नहीं है तो बाधा है, दिखेगी। और अगर काम इंपॉर्टेंट है, नो बैरियर, फिर तो करना ही है ना। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। बाकी सर करीब करीब जो बाकी जो चीजें हैं वो आपने ऑलरेडी बताई दी है। और हाँ। एक जरूर एक 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 पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि कैसे परफेक्ट माइंडसेट को लॉन्ग पीरियड तक बनाए रखा जाए, तो वो आपने हाँ। ऑलरेडी हाँ। बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ में बताया है। सो आई थिंक अगर किसी पार्टिसिपेंट की कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंक्लूड दिस सेशन। एंड अगेन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लाइवली सेशन। आपने एकदम इस पूरे सेशन को बहुत लाइवली बना दिया आपने। भले ही बच्चे डायरेक्ट आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बट मुझे लगता है कि आपने उनकी सारी क्वेरीज बिना पूछे ही आपने उनकी सॉल्व कर दी। So this was the best part of this entire session. So thank you very मैं much जानता again. हूं, क्योंकि लोग पूछने से थोड़ा सा कतराते हैं, पर ये आप ना करें बच्चों, आप क्वेश्चन पूछें, क्योंकि कल से आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो आपके पास जवाब कहाँ से होंगे, है ना। और साहस, आपके जितने गुण हैं, जितनी क्वालिटी है, नंबर 2, 3, 4 पे आएंगे। नंबर 1 पे आएगी आपकी बोल्डनेस। आपके दिमाग में जो ये है, वो कहने का साहस अगर आप में है तो बात आगे बढ़ेगी। नहीं तो देखो, सोने का सिक्का है कि चांदी का है कि तांबे का, अगर पानी के अंदर पड़े हैं तो उनकी सबकी वैल्यू 0 है।
तो जब बाहर आके जब चलेंगे तो सोना सोना है, चांदी चांदी है, तो आपके कितने ही अच्छे थॉट हों, अगर आपको वो कहने का साहस नहीं है तो थॉट की कब्र बन जाएगी अपने अंदर ही, बाहर ही नहीं आ पाएंगे, तो लोग कहाँ से अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा मान लीजिए आप जब बोलते हैं आपकी कोई बात गलत निकल जाती है तो लोग थोड़ा सा हंसी उड़ाएंगे ना, लेकिन आप अंदर तो करेक्ट हो जाओगे ना, इंप्रूव हो जाओगे। वो गलत कॉन्सेप्ट को लेके आप चल रहे थे, आपने बोल दिया, 10 लोगों ने उसको अपोज किया, अंदर आपका करेक्शन हो गया, आप इंप्रूव हो गए। अगर आप बोलते नहीं तो वो गलत कॉन्सेप्ट कभी ना कभी एक्सपोज होता। और अगर आपने जो बोला है अगर वो दमदार निकलेगा तो अप्रिशिएशन मिलेगा। तो आप 10 बात बोलेंगे, 5 क्लिक करेंगे, आपको ताली मिलेगी, 5 क्लिक नहीं करेगी, बाहर कुछ भी मिले, अंदर से हम इम्प्रूव हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं साहस ही सर्वश्रेष्ठ गुण, सभी गुणों की खान, साहस नहीं तो कुछ नहीं, सब गुण धूल समान। अगर आपको अपने विचार को बोल्डली कहने का साहस नहीं है तो आपके विचार का क्या यूज। तो आप बिल्कुल सवाल करें, आज आप सवाल करेंगे तो कल आपसे लोग सवाल करेंगे तो आपके पास जवाब होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी राइटली सेड। और आई थिंक जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं वो इस बात को दर्शाते हैं, इस बात को बताते हैं कि पूरे सभी पार्टिसिपेंट्स को ये वेबिनार किस तरह का लगा। और आई ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने लास्ट 10 डेज हमारे साथ गुजारे, हमारे अलग अलग ट्रेनर्स के सेशंस अटेंड किए। आई होप कि ये पूरे जो 10 दिन के सेशंस है ये कहीं ना कहीं आपके पूरे पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू एडिशन जरूर करेगी। और आज के बाद जब आप आने वाले समय में इंटरव्यूज को फेस करने जाएंगे, जॉब्स के लिए इंटरव्यूज को फेस करने जाएंगे, तो डेफिनेटली ये सेशंस से जो बातें आपने सीखी है, जो टिप्स आपको मिली है, ये जरूर आपको आने वाले समय में हेल्प करने वाली है। सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत जल्दी आप लोग के पास आपके सेंटर्स के थ्रू इस पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। आप लोग जरूर उसको कलेक्ट करिएगा। ये ई सर्टिफिकेट है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपके पास आएगा, उसको जरूर आप अपने पास संभाल के रखिएगा अपने मेल आईडी में। और आने वाले समय में हम हमारे आपके सेंटर्स के थ्रू, जो रोजगार मंत्र एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स है, उनके थ्रू हम आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी आप प्रोवाइड करते रहेंगे। मेरा फिर से सभी को रिक्वेस्ट है, जो मैंने on the very first day of this program कहा था कि आप इस पूरे प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक कम्युनिटी से जुड़ गए हैं। आप rozgarmatra.com जो हमारा पोर्टल है और जल्दी ही ऐप के फॉर्म में भी लॉन्च होने वाला है, आप उसमें एज ए जॉब सीकर अपने आप को रजिस्टर करिए। और ये लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन जो है आपको प्रोवाइड करता है, और आप समय समय पे उसमें जो जॉब्स जो हम डिस्प्ले करते हैं उसको देखिए और उसमें अपना उसमें भी अप्लाई भी जरूर करिए। सो आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस प्रोग्राम, मिस नीलिमा नागपुरे, जो कि पूरे लगातार 10 दिन तक आप लोग के साथ में रही और पूरा कोऑर्डिनेशन किया उन्होंने। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी ट्रेनर्स जो हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर मोनिका सिंह, मिस्टर डेंजिल जेम्स, मिस नीना जेम्स और राजेंद्र सक्सेना सर, आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने इन सेशंस के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट किया, एनकरेज किया कि कैसे वो लाइफ में आने वाले जो इंटरव्यूज है उसको फेस करें। सो थैंक यू वेरी मच। सो विल बी फिनिशिंग ऑफ टुडेज वेबिनार एज वेल एज द 10-day इंटरव्यू प्रिपरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, आपके पास हमारे मेल आईडीज और फोन नंबर्स है, तो जो भी आपकी क्वेरीज है उसके लिए जरूर आप हमसे जुड़े रहे। और rozgarmatra.com जो हमारा वेबसाइट है, जो हमारा पोर्टल है, उस पे जरूर समय समय पे लॉगिन करते रहे, अपने आप को रजिस्टर करें और उसमें जो जॉब्स हम समय समय पे लिस्ट करते हैं उसमें जरूर अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू।